है कि जोधा बाई आखिरकार किसकी वाइफ थी, अकबर की या फिर जहांगीर की। तो याद रखिए ओके, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल द एस्पिरेंट्स जो भी यहाँ पे सक्षम बैच में एनरोल हुए हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे आप सबसे मिलकर, क्योंकि आज मेरी पहली क्लास है और आप लोगों की भी पहली क्लास है इस एप्लीकेशन के ऊपर जिन बच्चों ने भी एनरोल किया हुआ है। तो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। लक्ष्मी, प्रज्ञा, देखिए काफ़ी सारे गुड मॉर्निंग लगातार आते जा रहे हैं, तो मैं सबके गुड मॉर्निंग को टेकअप नहीं कर सकती हूँ, बट वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी को पता है, मेरा नाम प्राची चौबे है और यहाँ पे मैं आपके लिए यहाँ पे हिस्ट्री सब्जेक्ट को टेकअप करने वाली हूँ। ये भी आप बहुत अच्छे से जानते होंगे क्योंकि ऑलरेडी आपने मेरी कई सारे लेक्चर्स जो हैं ऑलरेडी जो यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल हैं वो देख ही लिए होंगे। तो आई थिंक यू पीपल आर वेल अवेयर अबाउट मी, सो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस डिटेल अबाउट मी। सो बेसिकली आप लोगों से भी देखिए थोड़ी सी मैं बात कर लेती हूँ, तो ज़रा मुझे बताएंगे आप लोगों को कैसा लग रहा है यहाँ पे एनरोल कर हाउ यू पीपल आर फीलिंग। गुड मॉर्निंग टू ईच एंड एवरीवन। काफ़ी सारे बच्चे गुड मॉर्निंग करते जा रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है यहाँ स्क्रीन पे गुड मॉर्निंग इतने जल्दी आप लोग करते जा रहे हो ना, लगातार गुड मॉर्निंग का जो जो चैट है ना वो स्क्रॉल होकर ऊपर चली जा रही है, तो मैं नाम नहीं पढ़ पा रही हूँ। तो आप लोगों को लग कैसा रहा है, हाउ यू पीपल आर फीलिंग। साक्षी अच्छा लग रहा है, गुड। निकिता गुड, संध्या गुड, राजा गुड, गुड गुड गुड। अच्छा, मतलब सबको बहुत ही बढ़िया लग रहा है, तो ठीक है। तो ये जो आर टू मच एक्साइटेड, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये जो आपकी एक्साइटमेंट का पीक है, जो आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, ये मेरी लास्ट क्लास तक रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लोग अभी मुझसे पढ़ रहे हो तो ये सिर्फ इसी क्लास में रहेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये लास्ट क्लास तक आप लोगों की एक्साइटमेंट, आप लोगों की गुडनेस जो है वो बरकरार रहनी चाहिए। समझ गए कि नहीं समझ गए। चलिए, तो बिना देरी करते हुए ऑलरेडी हमने 1-2 मिनट मैंने आपसे बात करने में निकाल दिया, क्योंकि आज पहला दिन है, मैं डायरेक्टली स्टार्ट भी नहीं कर सकती थी। एंड तो यहाँ पर अब हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, आज जो है सक्षम बैच में हिस्ट्री के बेसिक्स की क्लास है, क्योंकि मैं मान के चलती हूँ यहाँ जितने भी बच्चों को मैं पढ़ा रही हूँ वो हर लेवल का बच्चा मुझसे यहाँ पे पढ़ रहा है। मतलब वो 12th पास भी हो सकता है, उसने मेंस एग्जाम भी दिया हुआ हो सकता है, उसका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होने वाला हो सकता है, सेकेंड ईयर में हो सकता है, फाइनल ईयर में किसी के बेसिक्स बिल्कुल भी क्लियर ना हो और किसी के बेसिक्स बिल्कुल क्लियर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए उस हिसाब से यहाँ पे पढ़ाऊंगी। तो कोई भी यहाँ पे मुझे नहीं बोलेगा कि मैम ये टॉपिक हमें आता है तो स्किप कर दीजिए या इस टॉपिक को जल्दी पढ़ा दीजिए। आप लोगों को पूरे टाइम धैर्य रखना है। मुझे लगेगा कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है तो आई विल स्किप दैट टॉपिक। अगर मुझे लगता है कि इस टॉपिक को डिटेल में जाना चाहिए तो मैं उसमें डिटेल में भी जाऊंगी, ठीक है ना। तो ओके, तो यहाँ पे हाँ देखो, कई सारे बच्चे कह रहे हैं मैम 12th पास किया है। मुझे पता है यहाँ पे, क्योंकि सक्षम 1 पॉइंट बैच में भी, उस वाले बैच में भी यहाँ पे कई सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 12th पास किया हुआ था, बिल्कुल ही बेसिक्स में, मतलब वो लोग पढ़ रहे थे, है ना। चलिए, तो यहाँ पे आप लोगों को जैसा कि दिख रहा होगा, हम डायरेक्टली अब यहाँ पे शुरू करते हैं। और यहाँ पे टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस इंडस वैली सिविलाइजेशन टुडे। आज हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन डिस्कस नहीं करेंगे। उसका कारण है क्योंकि आज बेसिक्स की क्लास है। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, बेसिक्स। मतलब मैं आपको हिस्ट्री का ओवरव्यू दे दूंगी। नेक्स्ट टाइम जब मेरी क्लास लगेगी, आई थिंक इस वाले बैच में सबसे पहले मेरी ही क्लास लगने वाली है। सक्षम 1 पॉइंट बैच में एप्लीकेशन के ऊपर पहली मेरी क्लास नहीं लगी थी वहां पर, लेकिन अब रिसेंटली मेरी क्लास वहां भी स्टार्ट होने वाली है एप्लीकेशन के ऊपर। ऑलराइट, सो यहाँ पे आज हम हिस्ट्री के बेसिक्स को यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं।
ओके तो यहाँ पे आज हम हिस्ट्री के बेसिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। हिस्ट्री को बेसिक्स डिस्कस करने के लिए सबसे पहले आपके मन में कई सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। मैम हमने इस रूलर के बारे में ये सुना है, क्या ये सही है? इस राजा के बारे में ये सुना है, क्या ये सही है? तो ये सारी की सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। डोंट वरी अबाउट दैट, बस थोड़ा सा मुझे समय दीजिए। बेसिक्स को स्टार्ट करने के बाद हर सिविलाइजेशन, जो भी सिविलाइजेशन ही हर चैप्टर, जो भी लेक्चर मैं आपका लूंगी उसमें रोज कोई ना कोई आपको नई कहानी बताते हुए चलूंगी, ये मेरा आपसे वादा है। तो आज मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए। आगे के जितने भी क्लासेस रहेंगी उसमें मैं आपको प्रॉपर समय दूंगी और आपके हिसाब से ही पढ़ाऊंगी। हिस्ट्री में आपको बिल्कुल एक्सपर्ट बना दूंगी। किसी भी तरीके का क्वेश्चन आएगा, आंसर राइटिंग की प्रॉपर प्रैक्टिस भी करवा दूंगी। तो इसीलिए आप लोगों के मन में कई सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे, मैम क्या करना है, मैम आंसर राइटिंग कैसे, वो सब करा दूंगी। ठीक है, हर प्रकार से मैं आपकी सब तरीके की प्रिपरेशन करा दूंगी, टेंशन लेने की आप लोगों को कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जैसे कि बात हो रही है हिस्ट्री की, तो सबसे पहले अब हम शुरू कर रहे हैं डायरेक्टली। अब हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं, अब आप लोग ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? और अब आप फोकस करेंगे मैं क्या कह रही हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज हिस्ट्री, आखिरकार इतिहास क्या है। तो आप लोग में से कई लोग कहोगे, अगर मैं आपसे ही पूछूंगी कि बच्चों बता दो मुझे व्हाट इज हिस्ट्री, कि इतिहास क्या है, तो आप लोग मुझसे बोल दोगे स्टडी ऑफ पास्ट इज हिस्ट्री। बोलोगे कि नहीं, मतलब कि इतिहास का मतलब कि अतीत का अध्ययन करना ही मैम इतिहास है। या फिर आप यहाँ पे मुझसे कह दोगे कि मैम अकाउंट ऑफ पास्ट इज हिस्ट्री। अकाउंट मतलब कि जिसमें हम वहाँ की सोशल कंडीशन, सामाजिक स्तर स्थिति की बात करेंगे, आर्थिक स्थिति की बात करेंगे, या फिर आपकी पॉलिटिकल कंडीशंस की बात करेंगे। तो एक पूरा अकाउंट बनाना, पास्ट का अकाउंट बनाना, कॉजेस इफेक्ट, हर चीज को डिस्क्राइब करना, उसको हम हिस्ट्री बोल देंगे। तो मैं आपसे पूछूंगी, तो आप लोगों ने बोल दिया स्टडी ऑफ पास्ट, मतलब कि अतीत का अध्ययन। तो क्या हम उस अतीत का अध्ययन किसी भी प्रकार से कर सकते हैं क्या? मतलब कि अतीत का अध्ययन करते समय मैंने आज महात्मा गांधी पढ़ लिया तो कल मैं अशोक को पढ़ लूंगी, क्या मैं ऐसा कर सकती हूं? या फिर आप मुझे बताओ, क्या मैं ऐसा कर सकती हूं कि जब मैं स्टडी कर रही हूं पास्ट की, तो मैंने आज कोई डेट उठा ली, मान लीजिए आज मैंने 19th सेंचुरी को पढ़ रही हूँ, कल मैं 20th सेंचुरी को पढ़ रही हूँ, और कभी मैं 10 लाख साल पुराना कुछ पढ़ रही हूँ, मतलब कि इस हिसाब से। तो ऐसा तो नहीं होता है। तो हिस्ट्री की अगर आपसे डेफिनेशन कोई पूछे, क्योंकि हिस्ट्री की डेफिनेशन नो डाउट आपको मेंस में लिखने को नहीं आएगी, नो डाउट आपसे प्रीलिम्स में नहीं पूछेंगे, लेकिन इंटरव्यू में आपसे हिस्ट्री की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। मैं आपको अभी बता रही हूँ, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन अगर इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो पूछा जा सकता है कि चलो आपको, उनको लगा, तुमने बोला हाँ बेटा बताओ, चलो हिस्ट्री की डेफिनेशन बता दो तुम, और तुमसे अगर वही नहीं बनी तो तुम्हारा काम वहीं पे हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पे सिंपल सी अगर बात करेंगे कि हिस्ट्री क्या है, तो आप कह सकते हो अ सेट ऑफ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्या है हिस्ट्री, क्या है? मैंने आपको क्या बोला? अ सेट ऑफ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, order of the events that occur in past of national and international importance। मतलब कि ये क्या है, यह अतीत में घटित हुए जो जितनी भी चीजें घटी हुई हैं उनका एक व्यवस्थित क्रम है, उसको हमने क्या कहा है? उसको हमने इतिहास कहा है। ठीक है, मैं इसको यहां पर एक बार लिख भी देती हूं कि अतीत की घटनाओं का, यहां पे हिंदी में लिख देती हूं, अतीत की घटनाओं का क्रम अनुसार वर्णन। मतलब ये जो क्रम है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारी क्रोनोलॉजी नहीं आएगी तो यहाँ पर तुम ये समझ जाना, यहाँ पे समझ जाना कि तुमने फिर हिस्ट्री की डेफिनेशन सही नहीं दी है। अब यहाँ पे मैं जरा कमेंट्स पे जाऊंगी, और कमेंट्स में क्या कहते हैं, बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम ये लिखना भी है, यहाँ नहीं लिखना है। हाँ, थोड़ा सा मैम आराम से पढ़ा लो, थोड़ा सा फास्ट हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। मैं बहुत धीरे से पढ़ा रही हूँ, बहुत धीरे धीरे पढ़ाऊंगी, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। राजेंद्र है ना, मैम लिखना है या नहीं लिखना है? देखो,
तो मैं आपको बता देती हूँ, लिखने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक्स की क्लास है, आप समझ सकते हो, सुन सकते हो। ये जो पीपीटी है ये आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। प्रोवाइड करने के बाद अगर आपको लगता है नोट्स बनाने हैं तो नोट्स बना लेना, नहीं तो मैं आपको यहाँ पे कुछ बुक्स सजेस्ट कर दूंगी, वो बुक्स आप लोग मंगा लीजिए, उससे पढ़ना चालू कर दीजिए, क्योंकि वो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, उससे आप पढ़ना चालू कर दीजिए। मैं आपको बता रही हूँ, आपको पूरे टाइम इस लेक्चर में मेरे साथ करना क्या है वो मैं बता दे रही हूँ, है ना। चलो पहले हिस्ट्री छोड़ के मैं अभी आपको बता दे रही हूँ आपको करना क्या। सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगी। मैंने आपको यहाँ पे क्या किया, मैंने आपको टीच किया, मतलब कि मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया। अब मैंने आपको पढ़ाया, कैसे पढ़ाया, मैंने आपको पीपीटीज के फॉर्म में पढ़ाया। पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, मैंने आपको यहाँ पीपीटीज के फॉर्म में पढ़ाया। अब ये जो मैंने आपको पढ़ाया है इसके मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चंस दूंगी। क्वेश्चन यहाँ पे टेलीग्राम चैनल आपको ऑलरेडी पता है, प्राची मैम के नाम से पीडब्ल्यू का बना है, और प्राची मैम ऑफिशियल के नाम से एक मेरा खुद का भी टेलीग्राम चैनल है, जहां मैं स्टैंडर्ड आंसर डाल दिया करूंगी जो मैं क्वेश्चंस दूंगी। ये डिफरेंस रहेगा दोनों में, तो आप दोनों ज्वाइन कर लेना। तो मैं आपको क्वेश्चन दूंगी, तो रोज आपको जो मैंने पढ़ाया है रोज उसकी आपको क्या करना है, इन क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करनी है। बस क्या करना है, आंसर राइटिंग। जो भी मैं टॉपिक पढ़ाऊंगी रोज क्वेश्चन दूंगी, रोज आंसर राइटिंग करोगे। तो आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, क्योंकि पीपीटी में ऑलरेडी सब लिखा हुआ है, बुक्स में हर चीज लिखी रहती है। आप लोग सिर्फ करोगे ये आंसर राइटिंग, क्योंकि अल्टीमेटली मेंस में यही काम आने वाला है। आप लोग लास्ट में मुझे याद करोगे कि मैम आपने मुझे, हाँ आपने हमें शुरू से ये गाइडेंस दे दिया था, तो हमें मेंस में लास्ट में ये चीज हेल्प कर गई। समझ में आ गया कि नहीं, ये समझ में आ गया कि नहीं। और जिसको लगता है नोट्स बनाने, तो क्लास के दौरान कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं बताती हूँ वो नोट्स बना सकते हो, या क्लास खत्म होने के बाद ये जो पीपीटी आपको मिलती है उसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे उसको आप नोट्स के फॉर्म में बना सकते हो। मेरे हिसाब से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली रोज आंसर राइटिंग करो। 10 से 12 क्वेश्चन मैं आपको दूंगी, रोज लिखो। 10 से 12 रोज लिखते जाओगे। जब मैं अपनी हिस्ट्री खत्म करूंगी तब आपकी हिस्ट्री की आंसर राइटिंग खत्म हो जाएगी, और हिस्ट्री में आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि अब हिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम तुरंत वहां पे लिख के आ जाएंगे। समझ में आया, बिल्कुल ये सिंपल सा तरीका बता रही हूं। अब आपको यहाँ पे, हाँ प्रांचल पूछ रहे हैं मैम स्टैंडर्ड बुक बता दो। अब यहाँ पे मैं बुक्स बता दे रही हूँ जो आपको यहाँ पे जो है बुक्स यहाँ पे मतलब जो आपको ले लेनी चाहिए, है ना। तो बुक्स एक बार आप देख लो, बुक्स के नाम देख लो। सबसे पहले एंशिएंट का बता देती हूँ, है ना। एंशिएंट, प्राचीन इतिहास के लिए आप लोग प्रेफर करोगे RS शर्मा, RS शर्मा। ठीक है, फिर उसके बाद आपकी आती है मिडीवल, मध्यकालीन। इसके लिए आपको प्रेफर करना है सतीश चंद्रा। ठीक है ना, सतीश चंद्रा। फिर मॉडर्न है, ठीक है ना। मॉडर्न आप लोगों को पता है, इसके लिए आप लोग प्रेफर कर सकते हो, मॉडर्न के लिए आप लोग प्रेफर कर सकते हो स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम प्रेफर कर सकते हो। ये समझ में आ गया कि नहीं, स्पेक्ट्रम प्रेफर कर लेना। इसके अलावा बता दे रही हूँ, तमिलनाडु बोर्ड की जो एनसीईआरटी है उसको पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी एनसीईआरटी दी हुई है, लास्ट में वहां पे क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, तो मेंस की जो है वो प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इसके अलावा मैक बुक आती है, अगर आपको बहुत ही शॉर्ट में हर चीज चाहिए, बहुत ही शॉर्ट में नोट्स के फॉर्म में चाहिए, तो मैक बुक भी प्रेफर कर सकते हो।
मैकबुक हर सब्जेक्ट की आती है, हिस्ट्री की भी आती है। तो ये कुछ मैंने आपको बता दिए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है मैम, निर्माण आईएएस की रखा हुआ हूँ तो नहीं चलेगी क्या? निर्माण की भी चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, निर्माण वाली से भी आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे तो मैं पढ़ा ही रही हूँ, क्वेश्चन आंसर आपको लिखने को दूंगी तो आपकी प्रैक्टिस जो है वो होती चली जाएगी। समझ गए कि नहीं समझ गए? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब डायरेक्टली मैं आगे चल रही हूँ। बुक्स के नाम मैंने दे दिए हैं, और भी बहुत सारी बुक्स जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल है। स्टैंडर्ड बुक्स मैंने आपको बता दी, आप किसको प्रेफर कर सकते हो। इसके अलावा भी कोई दूसरी बुक आपको अच्छी लग रही है आप वो भी प्रेफर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आंसर राइटिंग रोज करते चलना, जो मैं आपको इस क्लास में कराने वाली हूँ। समझ गए कि नहीं समझ गए? चलो ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको बेसिकली हिस्ट्री के बारे में बता रही थी कि भाई इतिहास क्या है। तो मैंने आपको बताया था अ सेट ऑफ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, अ सेट ऑफ chronological order of the events ऑफ द पास्ट में जितने भी आपकी घटनाएं हुई हैं उनका क्रम अनुसार वर्णन क्या है, इतिहास है। मैंने आपको सिंपल सी बात ये बताई थी कि नहीं बताई थी? अब मैम आप ये बता दीजिए इतिहास में कितनी सारी चीजें हुई हैं, इतनी सारी चीजें हुई हैं। अब इतनी सारी चीजों में से क्या सभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? मतलब कि अगर कोई राजा है, राजा के कितने भाई थे हम वो भी पढ़े, राजा के कितने बच्चे थे वो भी पढ़े, ऐसा नहीं होता बच्चों। तो आप लोग अपनी डेफिनेशन में ये भी जोड़ेंगे कि ये जितने भी सेट ऑफ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हम पढ़ रहे हैं, जो घटना अनुसार क्रम अनुसार जो हम वर्णन जिन घटनाओं का पढ़ रहे हैं वो नेशनल या इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की होना चाहिए, तभी हम उसको पढ़ रहे हैं। तो ये तो हो गया हमारा इतिहास कि आखिरकार इतिहास क्या है। अब लेकिन बात होती है कि इतिहास शब्द आया कहाँ से है, ये भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिए, आप याद रखेंगे कि इतिहास जो शब्द है ना, बेसिकली इतिहास हिंदी में शब्द है। बात करते हैं हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री शब्द आया है। ठीक है, तो हिस्ट्री शब्द कहाँ से आया है? हिस्ट्री शब्द आया है हिस्टोरिया से। किससे आया है? हिस्टोरिया, ये शब्द आप याद रखेंगे। ठीक है, हिस्टोरिया का मतलब होता है इंक्वायरी। क्या मतलब होता है? इंक्वायरी, मतलब कि जांच पड़ताल करना। और हिस्ट्री का मतलब होता है एक ऐसी नॉलेज जो इस इंक्वायरी से हमें मिली है, मतलब कि एक ऐसा ज्ञान जो जांच पड़ताल करने के बाद, जो किसी प्रकार की खोज करने के बाद हमें प्राप्त हुआ है, उसे हम हिस्ट्री कहते हैं, उसे हम इतिहास कहते हैं। अगर इसके रूट वर्ड को देखा जाए तो मतलब आप क्या समझे? मैंने आपको क्या समझाया? मैंने आपको ये समझाया कि हिस्ट्री शब्द का जो ओरिजिनेशन है वो एक ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से आया है। कैसा शब्द है ये? ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से आया है, जिसका मतलब है इंक्वायरी। और हिस्ट्री का मतलब होता है एक ऐसी नॉलेज जो इस इंक्वायरी से हमें मिली है, उसे हम कहते हैं हिस्ट्री। ठीक है, अब ये जो हिस्टोरिया शब्द है ये हमने कहाँ देखा है? तो एक ग्रीक हिस्टोरियन थे, एक यूनान के इतिहासकार थे, ग्रीक इतिहासकार थे, जिसका नाम था हेरोडोटस। क्या नाम था इनका? यहाँ पे लिखा है कि नहीं लिखा है? हेरोडोटस इनका नाम था। ठीक है, तो हेरोडोटस जो थे इन्होंने, इनकी एक किताब थी, उस किताब का नाम है द हिस्ट्रीज। क्या नाम है? द हिस्ट्रीज। इस किताब में इस शब्द को उन्होंने लिखा था, जिसका मतलब उन्होंने ये बताया है। समझ में आया कि नहीं? उसके बाद अब आप ये बोलोगे कि मैम इन्होंने, हेरोडोटस ने एक किताब लिखी जिसका नाम है द हिस्ट्रीज। उस किताब में इस शब्द का उपयोग किया और उन्होंने बताया कि हिस्ट्री का क्या मतलब है। तो मैम एक किताब लिखने से इन्हें इतिहास का पिता कह दिया गया? क्या बात है, मतलब फिर तो हम भी किताब लिखेंगे, नए नए शब्द का उसमें उपयोग करेंगे और उसकी एक ब्रांच खोलेंगे, फिर हम भी इतिहास के पिता हो जाएंगे और लड़कियां जो है इतिहास की माता हो जाएंगी या दूसरे सब्जेक्ट की माता हो जाएंगी। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, मतलब कि इन्होंने कुछ और भी किया है। तो इन्होंने क्या किया है?
मैंने आपको डेफिनेशन के दौरान बताया था कि हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री क्या है? अ सेट ऑफ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। बताया था कि नहीं? मतलब कि घटनाओं का क्रम अनुसार वर्णन। मतलब कि हेरोडोटस वो एक पर्सन है जिन्होंने इतिहास में जो इतनी सारी चीजें घटित हुई थी उनको एक ऑर्डर में उन्होंने जमाया है, मतलब एक क्रोनोलॉजी में उन्होंने जमाया है। ये बहुत बड़ा काम था, जिस काम को किसने किया था? हेरोडोटस ने किया था, जो कि कहाँ से थे? बेसिकली ग्रीक से थे, यूनान से थे। यूनान इतिहासकार थे। उन्होंने इतने बड़े काम को किया जिसे हम आज आप और मैं इतने सरल तरीके से पढ़ते हैं। समझे कुछ की नहीं समझे? समझे कुछ की नहीं समझे? ठीक है, तो इसीलिए हेरोडोटस को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ हिस्ट्री। अगर प्रीलिम्स में एमपीपीएससी को बहुत ही इजी क्वेश्चन देना होगा तो वो दे सकता है कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ हिस्ट्री, तो आपको पता होना चाहिए हेरोडोटस। या फिर वो दे सकता है द हिस्ट्रीज जो बुक है उसके ऑथर कौन है, तो मतलब कि उसके रचनाकार कौन है, उसको लिखा किसने है, तो आपको पता होना चाहिए किसने लिखा है? हेरोडोटस ने। तो प्रीलिम्स के फैक्ट यहां से कवर हो जाते हैं। बाकी ये शब्द जो है ये आप लोगों के लिए बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए कि हिस्ट्री शब्द जो है हिस्टोरिया से आया है, जिसका मतलब है इंक्वायरी। हिस्ट्री का मतलब होता है एक ऐसा ज्ञान जो इंक्वायरी से हमें मिला है, मतलब आ नॉलेज दैट वी गेन्ड फ्रॉम इंक्वायरी। एक ऐसा ज्ञान जो हमें किससे मिला हुआ है? किसी जांच पड़ताल, किसी खोज करने के बाद हमें यहाँ पे मिला हुआ है। सिंपल सी बात है। आई होप आपको इतने बेसिक पॉइंट्स जो हैं आज क्लियर हो गए होंगे। अभी मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ा रही हूँ, आराम से समझो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं, क्योंकि आज मेरी पहली ही क्लास है। ठीक है, तो हिस्ट्री का जितना बेसिक जो चीज थी वो मैंने आपको अभी समझा दिया है। मुझे नहीं लगता अब आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत इसमें आ रही होगी। आई होप समझ गए होगे। मैम बोट वाइट कर दो। अब बेटा पीडब्ल्यू में क्या है ना, स्टैंडर्ड ही कलर ब्लैक चलता है। मैं मेरे मन से क्या है ना कि कुछ चीजें नहीं कर सकती हूँ, कुछ स्टैंडर्ड कलर्स जो हैं यहाँ पे ऑलरेडी डिसाइडेड रहते हैं। पेन अगर बोलोगे तो पेन मेरे हाथ में, पेन में चेंज कर दूंगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे एक और बेसिक पॉइंट है, चलो वो भी बेसिक पॉइंट यहाँ पे हम समझेंगे। अब जब मैं इतिहास शुरू करूंगी तो हिस्ट्री के बेसिक में एक कॉन्सेप्ट आता है एडी और बीसी का। किसका कॉन्सेप्ट आता है? एडी और बीसी। ठीक है, एडी और बीसी जो है, अब इसको आप समझोगे कि आखिरकार ये एडी और बीसी क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है एडी और बीसी, क्योंकि इतिहास में हिस्ट्री पढ़ाते समय एडी और बीसी का मैं अब यहाँ पे उपयोग करने वाली हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी में लिख देती हूँ भाई। ये जो है ये आपका होता है, इसका मतलब होता है ईसा पूर्व, और ये जो होता है इसका मतलब होता है ईसवी, जो हिंदी में आप लोग बोलते हो। ठीक है, अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे समझो क्या समझना है। ओके, तो यहाँ पे आप क्या समझना है? देखो यहाँ पे आप समझोगे, ये मैं आपको एडी और बीसी का मतलब बता रही हूँ। एडी और बीसी में आप क्या मतलब समझोगे? देखो हमने जो हमारी हिस्ट्री पढ़ते हैं, जो हम हमारी हिस्ट्री पढ़ते हैं, इस हिस्ट्री को पढ़ते दौरान हमने एक पॉइंट, कॉमन पॉइंट को डिसाइड कर रखा है। क्या डिसाइड कर रखा है? कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट को डिसाइड कर रखा है। बेसिस, जैसे हम इकोनॉमिक सर्वे निकालते हैं तो एक बेसिस होता है हमारा कि नहीं, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कितना बढ़ा, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कितना कम हुआ। उसी तरीके से हिस्ट्री में हमने क्या डिसाइड कर रखा है? कॉमन पॉइंट। और वो कॉमन पॉइंट क्या है? ये कॉमन पॉइंट है जीसस क्राइस्ट का बर्थ। ठीक है, मतलब जिसे आप ईसा मसीह के नाम से जानते हो हिंदी में, ईसा मसीह जो कि बेसिकली क्रिश्चियनिटी के फाउंडर हैं, उनके बर्थ को यहाँ पे हमने क्या मान के रखा है? कॉमन पॉइंट। मतलब कि यहाँ पे आप मान लो, यहाँ पे जीसस क्राइस्ट है ना, यहां लिख देती हूँ बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट के बर्थ को हमने कॉमन पॉइंट मान के रखा है। अब इनके बर्थ के पहले जितनी भी चीजें हुई हैं उसे हम बिफोर क्राइस्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, इसको क्या किस नाम से जानते हैं? बिफोर क्राइस्ट। तो आप इस चीज को याद रखेंगे, इसको हम जानते हैं बिफोर क्राइस्ट के नाम से, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, मतलब कि इसको जानते हैं हम बीसी के नाम से, मतलब कि ईसा
पूर्व। ईसा पूर्व क्यों बोलेंगे हम? क्योंकि यीशु मसीह के जन्म के पहले। सिंपल सी बात है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे समझ गए कि नहीं? ईसा मसीह के जन्म के पहले जो है उसको हम मानेंगे ईसा पूर्व। जीसस क्राइस्ट ही क्यों, है ना, ये सुरेंद्र पूछ रहे हैं। अभी बताऊंगी जीसस क्राइस्ट ही क्यों। पहले अभी थोड़ा सा ये समझ लो बेटा, है ना। तो यहाँ पे इसको बोला गया है बिफोर क्राइस्ट, मतलब जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले। अब यहाँ पे जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद जो भी चीजें हैं उसको हमने यहाँ पे एडी में काउंट करके रखा है। बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, है ना। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। अब मैम ये एनो डोमिनी क्या है? एनो डोमिनी का मतलब होता है जब वेस्टर्न वर्ल्ड में जीसस क्राइस्ट का बर्थ हो गया था, उनके बर्थ के बाद ऐसा माना जाता है कि वेस्टर्न वर्ल्ड में इनके थॉट्स के कारण एक रेवोल्यूशन आया था, और क्योंकि वो रेवोल्यूशन आया था तो वेस्टर्न वर्ल्ड में काफी सारे चेंजेस देखे गए थे। तो एनो डोमिनी का मतलब होता है अंडर द डोमिनियन ऑफ जीसस क्राइस्ट, मतलब कि जीसस क्राइस्ट के प्रभाव के अंदर जो भी चीजें हुई हैं, जो भी इवेंट्स हुए हैं, उसे हम एडी में काउंट करते हैं। इतना आपको समझ में आया? तो इसे क्या बोला गया है? एनो डोमिनी। ठीक है, एनो डोमिनी मतलब अंडर द डोमिनियन ऑफ जीसस क्राइस्ट। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया आप लोग इसको काउंट करते हो ईसवी में। किस में काउंट करते हो? इसको काउंट करते हो आप ईसवी में। करते हो कि नहीं करते हो मुझे बता दो। ये समझ में आ गया आपको? बीसी का फुल फॉर्म कोई पूछ रहा है, बीसी का फुल फॉर्म बताया ना, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, और एडी का फुल फॉर्म एनो डोमिनी। मतलब आपको इन दोनों का समझ में आ गया। अब एक चीज आप यहाँ पे ये याद रखेंगे कि जो आपका बिफोर क्राइस्ट है ये हमेशा आपका कौन से ऑर्डर में चलता है? ये हमेशा आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेगा। कौन से ऑर्डर में चलेगा? मैंने आपको अभी बताया कौन से ऑर्डर में चलेगा। तो ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेगा। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब कि मान लीजिए यहाँ 3000 है तो फिर यहाँ पे आएगा 2000, ठीक है, फिर यहाँ पे आएगा 1000, फिर यहाँ आएगा 500, फिर आपका आ जाएगा 0, जिसे हम क्लासिकल एज, ये वाली जो एज आ जाती है इसको क्लासिकल एज कहते हैं बीच में। समझ गए कि नहीं समझ गए? फिर आपका यहाँ वापस से आएगा 500, फिर आपका फिर आ जाएगा 1000, इस हिसाब से चलेगा। फिर अभी हमारा चल रहा है 2023, फिर आएगा 2024। तो अभी हम किस में जी रहे हैं? एडी में जी रहे हैं। अब कुछ दिमाग में घुसा कि नहीं मैम? बीसी में बहुत कंफ्यूजन होता है। अब तो कोई, आई होप अब तो कंफ्यूजन नहीं होगा। अब तो मेरी क्लास अभी जिन जिन लोगों ने यहाँ पे देख ली है, मुझे लगता है अब तुम लोगों से अगर पूछ लिया जाएगा कि एडी और बीसी में क्या डिफरेंस है तो डायग्राम बता दोगे यार कि मैम ने हमें समझाया था, अब याद हो गया है क्या डिफरेंस है और क्यों असेंडिंग में है, क्यों डिसेंडिंग में है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब किसी बच्चे ने पूछा था कि मैम जीसस क्राइस्ट ही क्यों लिए गए हैं। देखिए, तो आप एक चीज देखिए, यहाँ पे एक पर्सन थे, उनका नाम था पोप ग्रेगोरियन। क्या नाम था उन पर्सन का? पोप ग्रेगोरियन। तो ये पोप ग्रेगोरियन नाम के जो पर्सन थे, इन्होंने एक कैलेंडर बनाया और उस कैलेंडर में जितनी भी चीजों को उन्होंने डिफाइन किया है वो सारी की सारी चीजें एडी और बीसी में उन्होंने डिफाइन की हुई हैं। उसके पहले भी एक कैलेंडर बना था जिसे जूलियन कैलेंडर के नाम से जानते हैं। हालांकि उस जूलियन कैलेंडर में काफी ज्यादा कंफ्यूजन थी और इसीलिए हमने ये जनरली देखा कि बाद में पोप ग्रेगोरियन ने जूलियन कैलेंडर को थोड़ा मॉडिफाई किया और मॉडिफाई करके यहाँ पे एडी और बीसी के फॉर्म में उन्होंने सारी डिटेल्स को वहां पे बताया। तो इसीलिए एडी और बीसी को जिस कैलेंडर में दिखाया गया है प्रॉपरली, जिसे हम भी फॉलो करते हैं, उसे ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं, जिसे पोप ग्रेगोरियन ने बनाया था। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब क्योंकि ये कैलेंडर जो है ये वेस्टर्न वर्ल्ड ने बनाया है, तो वेस्टर्न वर्ल्ड ने क्योंकि बनाया है तो उनके हिसाब से आपने देखा होगा कि जो धर्म है, धर्म किसी भी समुदाय, किसी भी जाति, किसी भी देश को बहुत बहुत ज्यादा हद तक प्रभावित करता है।
चाहे वो भारत ही क्यों ना हो, चाहे वो दूसरे देश ही क्यों ना हो। तो क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड में जीसस क्राइस्ट जो है, आप सभी को पता है वहाँ क्रिश्चियनिटी बहुत ज़्यादा फॉलो होती है, क्योंकि जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था, यही कारण है कि उन्होंने इसको कॉमन पॉइंट मान लिया था। अगर हमारे भारत में इस कैलेंडर को डिजाइन किया होता तो हो सकता है कि हमने राम जी के बर्थ को कॉमन पॉइंट मान लिया होता, या किसी और के बर्थ को कॉमन पॉइंट मान लिया होता। कुछ दिमाग में गया कि नहीं? क्योंकि वहां के लोगों ने इस कैलेंडर को डिजाइन किया है, इसलिए हम उसको फॉलो करते हैं, और उन्होंने कॉमन पॉइंट इसको मान लिया था। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? मैम, वाई डोंट वी कंसिडर हिंदू कैलेंडर एज स्टैंडर्ड कैलेंडर? हिंदू कैलेंडर को हम स्टैंडर्ड कैलेंडर इसीलिए नहीं मानते हैं क्योंकि हिंदू कैलेंडर में बहुत सारी तिथि चलती हैं, तिथि अलग टाइप की तिथियां चलती हैं, और जैसे हम जनरली हमारे जो आप देखते हो कि हम लोग 12 मंथ्स को मानते हैं, लेकिन हिंदू कैलेंडर में और कभी एक्स्ट्रा मंथ भी आता रहता है, कभी दूसरा मंथ भी आता रहता है, ये सुनो। तो हम क्या है, अगर हम उसको भी मानने लगे, मतलब कि हिंदू धर्म में तो हम जनरली हमारा वो श्री नारायण वाला जो कैलेंडर है, राइट, उसी को देखते हैं, उसी को हम मानते हैं। लेकिन आप देखोगे वो कैलेंडर ऑल ओवर वर्ल्ड में फॉलो नहीं हो सकता है, क्योंकि वर्ल्ड में आप देखोगे तो बहुत सारे इवेंट्स अकर हुए हैं, और वर्ल्ड के हिसाब, मतलब कि हम हमेशा चीजों को न्यूट्रल बेसिस पे लेके चलते हैं। जो हमारा कैलेंडर बना है वो थोड़ा सा हमारे धर्म की ओर ज्यादा प्रभावित है, यही कारण है कि हम उसको नहीं मानते हैं एज अ स्टैंडर्ड कैलेंडर। और जो एडी और बीसी वाला एक कॉमन जो चलता आ रहा है, और जिन्होंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हिस्ट्री को अरेंज किया है, वो डिस्टर्ब ना हो, और उसको हम क्योंकि समझ पा रहे हैं, यही कारण हम उसको एकदम स्टैंडर्ड कैलेंडर जो है वो मानते हैं। मैम, हिंदू कैलेंडर किसने बनाया था? अब ये पूछ रहे हैं, पायल पूछिए, अब हिंदू कैलेंडर किसने बनाया था, ये आप गूगल पे सर्च करोगे। समझ गए कि नहीं समझ गए? चलो, ये आंसर में लिखना पड़ेगा। मैम मानसी पूछ रही है, क्या आंसर में लिखना पड़ेगा? अभी ये नहीं पूछा जाएगा, ये नहीं आपसे पूछा जाएगा, ये लेकिन बेसिक है, क्योंकि मैं कई बार एडीबीसी बोलूंगी ना, तो आप क्या है कि नहीं समझ पाओगे, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। चलो भाई, आगे चलते हैं। और आगे यहाँ पे इतिहास क्या था हमने देखा, ये मैंने आपको बता दिया। आपको करना क्या है, मैं जो पढ़ाऊंगी पीपीटी में वो आप लोग देख लोगे, समझोगे, उसके बाद डायरेक्ट आपको आंसर राइटिंग करनी है। समझ गए कि नहीं समझ गए? फिर उसके बाद ये बुक्स मैंने आपको कुछ कुछ बताई हुई थी। अब यहाँ पे बात होती है टाइम डिवीजन ऑफ हिस्ट्री की, वेरी इंपॉर्टेंट, कि भाई हिस्ट्री को यहाँ पे किन चीजों में डिवाइड करके रखा हुआ है। ठीक है, सार्थक मैम डिसेंडिंग एक और बार बता दीजिए प्लीज, डिसेंडिंग ऑर्डर। ये वाला नहीं समझ में आया क्या आपको? ये वाला, ये डिसेंडिंग ऑर्डर समझ में नहीं आया? देखो, ये वाला ऑर्डर आपको अभी समझ में आ जाएगा, अभी मैंने हिस्ट्री शुरू नहीं किया, अभी मैं आपको फिर से समझाऊंगी बेसिक्स वाला पार्ट, एक और टाइमलाइन ड्रॉ करके। अभी तो मैंने रफली ये टाइमलाइन ड्रॉ की थी, टाइमलाइन के साथ आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगी, ओरली नहीं पढ़ाऊंगी, टाइमलाइन ड्रॉ करके पढ़ाऊंगी, तब आपको डिसेंडिंग ऑर्डर जो है। मैम 5000 लिख दिया है, वहां 500 होगा, कहाँ लिख दिया है मैंने? नहीं, ये 500 है और ये मैं 0 बता रही हूँ, सही लिखा है, ये 500 है, ये 500 है, ये 0 बता रही हूँ। ठीक है पुष्पेंद्र, ओके पुष्पेंद्र, अब दिख रहा है ना आपको, ये 500 है, ये 0 है, ये 500, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे है। अभी वो मैं आपको यहाँ पे, अभी मैं आपको, मैम प्लीज आर्ट बता दीजिए एक बार, एडी बता दीजिए। एडी मतलब होता है, ये तो मिट ही गया, एडी मतलब होता है एनो डोमिनी। क्या होता है? एनो डोमिनी। एनो डोमिनी मतलब कि जीसस क्राइस्ट के डोमिनियन के अंडर, मतलब कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद, इतना सिंपल सा समझ लो, जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद जो भी इवेंट्स हुए हैं उसे हम एडी में काउंट करते हैं, उनके बर्थ के पहले जो भी इवेंट्स हुए हैं उसे हम बीसी में काउंट करते हैं। इतनी सिंपल सी बात है, ये आप समझ जाओ। समझ गए कि नहीं? मैम बुक लेना जरूरी है क्या? नहीं, जिसको बुक नहीं लेना वो बिल्कुल नहीं ले वो, लेकिन जो लोग फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, उनके पास बहुत टाइम है, तो लाइब्रेरी से बुक लेके आ सकते हो, पढ़ सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं?
चलो, अब यहाँ पे मैं जैसे कि आपको बता रही थी आगे कि हिस्ट्री को अब यहाँ पे डिवाइड करके रखा हुआ है। हिस्ट्री का डिवीजन आप लोग बहुत अच्छे से समझोगे। मैं आपको यहाँ पे एक बार और इसका डिवीजन जो है ना अलग से पूरा जो इसका चार्ट है वो यहाँ पे बता देती हूँ, ठीक है। देखो अब यहाँ पे क्या है, जो ब्रिटिशर्स आए हुए थे, अब ध्यान से मेरी बात सुनना, जब ब्रिटिशर्स आए हुए थे तब उन्होंने हिस्ट्री को कैसे डिवाइड कर रखा था आपको पता है? हमारी जो इंडिया की हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री, जो हमारी इंडियन हिस्ट्री है, मतलब कि जो भारत का इतिहास है, इन्होंने इसको कैसे डिवाइड कर रखा था? आप लोगों को जान के हैरानी होगी कि इन्होंने इसको डिवाइड कर रखा था कि 3 पोर्शन में, जिसमें पहली जो हिस्ट्री है उसको इन्होंने कहा गया था हिंदू की हिस्ट्री, सेकंड जो है उन्होंने कहा था कि ये मुस्लिम की हिस्ट्री है, और थर्ड उन्होंने कहा था कि ये अंग्रेजों की हिस्ट्री है। लेकिन जब हमारे भारत के इतिहासकार आए तो उन्होंने इस सिस्टम को कैंसल आउट कर दिया। तो आप लोग ये समझ रहे हो कि नहीं? मतलब कि यहाँ पर शुरुआती दौर पे जो हमारी भारत की भूमि है, जिस भारत में हम रहते हैं, हमें पता है कि यहाँ सबसे पहले कौन हुआ करते थे? तो यहाँ पे हमारा सनातन धर्म हुआ करता था, मतलब कि हिंदू धर्म प्रिवेल कर रहा था। उसके बाद आप सभी को पता है बाहर से आक्रमण हुए और आक्रमण होने के बाद मुस्लिम इन्वेशन हुआ, और यहाँ पर हमने देखा मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना भारत में होती है। तो दूसरा जो डिवीजन था वो उन्होंने किसका कर दिया यहाँ पे? अंग्रेजों ने मुस्लिम इतिहास का, कि यहाँ पे फिर मुस्लिम का इतिहास चालू हो गया। फिर मुस्लिम इतिहास जब मुगलों का जो मुगल साम्राज्य जब उसका पतन शुरू होता है, डिक्लाइन शुरू होता है, उसी समय पे अंग्रेजों का भारत में आगमन होता है, दैट इज अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया। तो जैसे ही उनका यहाँ पे अराइवल होता है तो उन्होंने तीसरा इतिहास का विभाजन जो है वो अंग्रेजों में कर दिया। लेकिन भारत के इतिहासकार इस विभाजन को सही नहीं मानते हैं, और हमारे जो यहाँ भारत के इतिहासकार हैं उन्होंने यहाँ पे इंडिया की हिस्ट्री को किस तरीके से डिवाइड करके रखा हुआ है। देखिए, हिस्ट्री जनरली आपकी 2 टाइप की है। हिस्ट्री कैसी है आपकी? 2 टाइप की है। कौन कौन सी है? एक तो वर्ल्ड हिस्ट्री है, एक दूसरी आपकी इंडियन हिस्ट्री है ना। एक तो आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री है, दूसरी आपकी इंडियन हिस्ट्री है। तो आपकी जो वर्ल्ड हिस्ट्री है वो हमें नहीं पढ़नी है क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको इंडियन हिस्ट्री पढ़नी है। और यहाँ पे इंडियन हिस्ट्री का जो टाइम है वो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री का डिवीजन यहाँ पे भारत के इतिहासकार ने कैसे किया है वो आप यहाँ पे जरा देखेंगे और यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहला जो पार्ट है उसको हमने क्या बोला है? उसको हमने बोला है प्राचीन भारत। प्राचीन भारत मतलब उसको हमने क्या बोला है? एंशियंट। क्या बोला है हमने उसको क्या बोला है? तो उसको हमने एंशियंट बोला है, आप सभी को पता होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका शुरू होता है मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन मतलब यहाँ पे आपका यहाँ पे कौन सा चालू हो गया? मिडीवल चालू हो गया, ये आप लोगों को पता होगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पे पढ़ते हैं आधुनिक। आधुनिक का क्या मतलब है आप लोगों को पता होगा। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? मॉडर्न के बारे में। हमने इसको इस तरीके से डिवाइड कर रखा है। अब ये जो आपका एंशिएंट वाला पार्ट है, एंशिएंट वाला पार्ट, इसको भी हमने फिर से 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। मैम वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं आप बता दो। तो वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं जरा ध्यान से आप लोग देखेंगे। एक है आपका यहाँ पे प्री हिस्टोरिक। प्री हिस्टोरिक का मतलब होता है पूर्व ऐतिहासिक। पूर्व ऐतिहासिक। फिर प्री हिस्टोरिक के बाद है आपका प्रोटो हिस्टोरिक, ठीक है। प्री हिस्टोरिक, फिर आपका यहाँ पे है बेसिकली प्रोटो हिस्टोरिक। प्रोटो हिस्टोरिक का मतलब होता है आद्य ऐतिहासिक। और थर्ड है आपका हिस्टोरिक। हिस्टोरिक का मतलब होता है ऐतिहासिक। ये 3
डिवीजन है, आप लोगों को अभी इसके नाम याद नहीं हो रहे होंगे। अभी मैम एंड में सिलेबस भी बता देना, वेदिका बोल रही। अब जितने भी बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं, आज ही अगर घर में है तो घर में ठीक है, बाहर है तो अपना सिलेबस आज प्रिंट आउट निकलवाएंगे और सिलेबस एक बार वो खुद ही देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं सिलेबस डिस्कस कर लूंगी। मुझे लगता है सिलेबस तो एटलीस्ट यार आप लोगों को देख के आना चाहिए। हालांकि चलो नेक्स्ट क्लास में मैं सिलेबस को भी डिस्कस कर लूंगी, अभी आप ये लोग समझो, है ना। तो प्राचीन भारत को हमने प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक, हिस्टोरिक मतलब कि पूर्व ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, इन तीनों में इसको डिवाइड करके रखा है। अब ये तीनों क्या है वो भी मैं बताऊंगी, इतना आप लोग समझ लो। अब इसके बाद यहाँ पे मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत को हमने किस पोर्शन में यहाँ पे डिवाइड करके रखा है, आप इसको समझो। मध्यकालीन भारत को हमने दो पोर्शन में डिवाइड करके रखा है। एक तो है आपका अर्ली मतलब पूर्व मध्यकालीन, और दूसरा है मध्यकालीन, मध्यकालीन मतलब कि दूसरा आपका है मिडिवल। तो मैंने आपको बताया था कि यहां तक जो एंशिएंट हम पढ़ते हैं, इस एंशिएंट में जनरली हिंदू साम्राज्य मतलब कि जितने भी आपके राजा महाराजा थे वो सारे के सारे हिंदू थे। फिर मध्यकालीन में, मिडिवल में जनरली मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है, मतलब कि बेसिकली आप देखोगे तो अरब इन्वेजन हमें देखने को मिलता है, फिर टर्किश इन्वेजन देखने को मिलता है, अफगानों का इन्वेजन जो है, आक्रमण जो है वो नॉर्थ वेस्ट वाले इलाके से हमें देखने को मिलता है, जिसे हम मध्यकालीन में पढ़ते हैं। और मध्यकालीन को हमने दो हिस्सों में डिवाइड करके रखा है, अर्ली और फिर मध्यकालीन। अर्ली मतलब पूर्व मध्यकालीन में हम किनको पढ़ते हैं, जिसमें अफगान जो हैं वो सिंध वाले इलाके में आए थे, अफगानिस्तान वाले इलाके में आए थे, वो किस तरीके से बसे, क्योंकि सिंध और अफगानिस्तान वाला इलाका जो है आज वो हमारा नहीं है, ठीक है। तो उसको लेकिन हमें पढ़ना पड़ता है, क्योंकि उनका आक्रमण जो है वो कई हद तक उसने भारत को भी प्रभावित किया हुआ था, ठीक है, इसलिए हम इसको भी पढ़ेंगे। फिर मध्यकालीन जो है ये हमारे लिए मेन हो जाता है, उसका कारण है क्योंकि इसमें हम दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत एंड मुगल एम्पायर, दैट इज मुगल साम्राज्य की यहाँ पे उनकी बातें करते हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरीके से मिडिवल आपका दो पोर्शन में यहाँ पे डिवाइड है। फिर आधुनिक भारत को हम यहाँ पे फिर से पढ़ते हैं, और आधुनिक भारत की अगर मैं यहाँ पे बात करूंगी तो ये भी आपका दो पोर्शन में डिवाइडेड है, जिसमें से मॉडर्न इंडिया की अगर मैं बात करूंगी तो एक मॉडर्न इंडिया है आपकी बिफोर इंडिपेंडेंस मतलब कि आजादी के पहले, और फिर है पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब कि आजादी के बाद। जनरली बच्चे क्या सोचते हैं कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में हम लोग सिर्फ बिफोर इंडिपेंडेंस पढ़ते हैं, मतलब जिसमें आप गांधी जी, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, मंगल पांडे, सिर्फ इनका नाम सुनते हो और आपको लगता है वही मॉडर्न हिस्ट्री है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अकेली वो मॉडर्न नहीं है। आजादी के बाद किस तरीके से हमने 1950 में संविधान का गठन किया, किस तरीके से पूरे राज्य बने थे, उन राज्य की कैपिटल कब बनी थी, हाई कोर्ट कब स्टैब्लिश हुए थे, हमने फैमिली प्लानिंग का प्रोग्राम कब लेकर आए थे, किस ईयर में लेकर आए थे, देन उसके बाद इंडो साइनो वॉर कब हुआ था, इंडो पाकिस्तान वॉर कब हुआ था, एजुकेशन की पॉलिसी हम कब लेके आए थे। ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो हम पोस्ट इंडिपेंडेंस में पढ़ते हैं, और वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब आप लोग याद रखोगे मॉडर्न हिस्ट्री के भी दो पार्ट हैं, बिफोर इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो आप लोग, मुझे अब आपको लगता है कि ये जो है आप लोगों को इंडियन हिस्ट्री में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसका ओवरव्यू आपको यहाँ पे मिल गया होगा कि आखिरकार हिस्ट्री का डिवीजन होता कैसे। मैंने काफी डिटेल में आपको यहाँ का डिवीजन बताया हुआ है, ताकि छोटी से छोटी चीज भी कहीं से कहीं तक स्किप ना हो जाए। चलो अब थोड़े से कमेंट्स देख लेती हूँ भाई, बच्चों के क्या हैं। मैम सिलेबस तो देखा था, बट उसके अकॉर्डिंग हम आपके साथ कैसे प्रोसीड करेंगे ये प्लान तो आप ही बताएंगी, ठीक है आदित्य। अभी बेसिक समझ लो, ये तो बेसिक की क्लास चल रही है, अभी मैंने कुछ शुरू नहीं किया है, ये तो बेसिक बता रही हूँ, ये थोड़ी पेपर में आएगा। लेकिन यही नहीं पता होगा तो आगे की चीजें नहीं बनेंगी। तो नेक्स्ट क्लास में जब मैं आपसे बेसिकली डिस्कस करूंगी क्या, जब मेरी क्लास स्टार्ट होगी, जिसमें मैं आपको डायरेक्टली स्टार्ट कर दूंगी अकॉर्डिंग टू सिलेबस के हिसाब से, तब सिलेबस को डिस्कस कर दूंगी। मैम लाइव क्लास के बाद भी ये वीडियो मिल जाएंगी, बिल्कुल ये वीडियो मिलेंगी, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैम इंडियन हिस्ट्री का ये विभाजन किसने किया था, संदीप पूछ रहे हैं। तो बेसिकली ये जो विभाजन है किसी एक पर्सन ने नहीं किया था, एक पर्सन कोई होते तो उनका नाम मैं यहाँ पे आपको जरूर बताती। ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे किसी एक ने नहीं किया था, बल्कि कई सारे इतिहासकार थे,
उन्होंने जनरली इसको इस तरीके से यहाँ पे किया था। मैम चैनल की लिंक बता दीजिए। प्राची मैम ऑफिशियल से आप सर्च करोगे तो वो मेरा चैनल जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। मैम एनसीईआरटी अलग से पढ़नी पड़ेगी क्या? अरे कोई जरूरत नहीं है, यहाँ सब कवर हो जाएगा, मेरे हिसाब से कोई जरूरत नहीं पढ़ने की। लेकिन आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हो, टाइम बहुत है तो पढ़ सकते हो। हाँ मैम, जो जॉब करते हैं उनके लिए आपके नोट्स काफी है क्या? हाँ बिल्कुल काफी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस मेंस की जो प्रैक्टिस है ना वो करते जाना, प्रैक्टिस क्योंकि आपको खुद ही करनी पड़ेगी। मैम क्लास जो है वो सुबह से कर दो 7 बजे से। एक्चुअली दिक्कत क्या होती है ना, मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको ये बताती हूँ। एस के तिवारी बोल रहे हैं ना 7 बजे से। देखो मैं आपको बताती हूँ, दिक्कत ये है कि टाइम मैं नहीं डिसाइड करती हूँ, टाइम ऊपर से डिसाइड होता है, मुझे उस टाइम पे आके क्लास लेनी होती है। मैं कितने भी बजे क्लास ले सकती हूँ, जो टाइम मुझे ऊपर से आएगा। अगर आपको टाइम का इशू है तो आप लोगों को ऊपर हेड पे बात करनी पड़ेगी, ठीक है। हालांकि जो भी आप लोग, बहुत सारे लोग टाइम का कह रहे हो, मैं कोशिश करूंगी कि ये जो टाइम आप लोग कह रहे हो मैं अपने टीम से एक बार बात कर लूंगी, ठीक है। इतना मैं आप लोगों के लिए कर सकती हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं, आप लोगों के डाउट्स जो है वो मैंने ले लिए। अब यहाँ पे हम ये वाले जो शब्द हैं इनका मतलब यहाँ पे समझना शुरू कर देते हैं, ठीक है। समझ गए कि नहीं? पूर्व ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक का मतलब यहाँ पे अब हम शुरू करना। मैम दृष्टि की बुक से पढ़ सकते हैं? हाँ पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मैम पहले आप आंसर राइटिंग करना सिखा देना। यश, अरे यश मैं पहले पढ़ाना तो शुरू कर दूं, अब इसमें क्या आंसर राइटिंग कराऊं? बेसिक्स बता रही हूँ, आज बेसिक की क्लास है। मैम चैनल नहीं आ रहा सर्च करने पर, प्राची मैम ऑफिशियल से नहीं आ रहा है सर्च करने पे, आप ये सर्च करोगे तो आ जाएगा। आई होप ये जो वो है, इस ये जो है आप सर्च करोगे तो आई थिंक अब इसमें आ जाना चाहिए। ऐसा सर्च करना है ना, ऐसा सर्च करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब मैंने आपको बता दिया, आप लोग आफ्टर द क्लास इस चीज को सर्च कर सकते हो, ठीक है। चलो अब यहाँ पे मैंने आपको जस्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री बता दिया। मैंने आपको बताया था, 1 मिनट जस्ट अ सेकेंड। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन। अब यहाँ हिस्ट्री के क्लासिफिकेशन में मैंने आपको बताया था प्री हिस्टोरिक। प्री हिस्टोरिक मतलब कि पूर्व, यहाँ पे लिख देती हूँ भाई मैं, यहाँ पे मैंने आपको बताया था पूर्व ऐतिहासिक, ये पूर्व ऐतिहासिक है। फिर प्रोटो हिस्टोरिक को मैंने आपको क्या बताया था? आद्य ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक। और हिस्टोरिक को मैंने क्या बताया था आपको? ऐतिहासिक। याद होगा आप लोगों को, मुझे लगता है इतना आप लोगों को याद होगा। तो मैंने इसको बताया था ऐतिहासिक। अब यहाँ पे ये जो डिवीजन है एंशिएंट हिस्ट्री का, ये किसके आधार पे किया गया है अब इसको समझना। अब इसको आप कैसे समझोगे? देखो, जब हम इस धरती पे आए थे तो आप सभी को पता है हम लोग एक आदि मानव की तरह थे। मतलब कि हम आज जिस 2 पैरों पे चल रहे हैं, पहले हम अपने हाथों का भी इस्तेमाल करके चला करते थे। मतलब हम 4 पैरों पे चला करके थे, 4 पैरों से पहले चला करते थे। फिर हमने धीरे धीरे खड़े होना सीखा। फिर हमने अपने इन हैंड्स का यूटिलाइजेशन समझा कि आखिरकार इन हैंड्स का यूटिलाइजेशन क्या है और हमारे पैरों का काम क्या है। तो उतने पहले से, जब उतने पहले से एक आदि मानव का जन्म हुआ था, विकास हुआ था, जब हम उस समय की बात कर रहे हैं तो उस समय पे आप लोगों को लगता था कि आदि मानव को कोई जॉब करनी थी या आदि मानव कोई पढ़ाई लिखाई करते थे आप लोगों की तरह 10 बजे से आके क्लास अटेंड करते थे? यस और नो? नहीं करते थे ना। तो उनके जो एविडेंसेस हैं, मतलब कि हमें उनके कुछ पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, दैट इज आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हमें देखने को मिले हैं। क्योंकि हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस तो मिलेंगे ना, इस बात से तो आप लोग एग्री करते हो कि नहीं करते हो? तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे हमें प्री हिस्टोरिक में, पूर्व ऐतिहासिक काल में एक ऐसा ऐतिहासिक काल जहां पर हमें पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, लेकिन किसी तरीके का साहित्यिक एविडेंसेस
साहित्यिक साक्ष्य हमें देखने को नहीं मिले हैं। तो यहां पे आप देखोगे लैक ऑफ, ये कोई दिक्कत करने लगा क्या बोर्ड, 1 मिनट है ना, लैक ऑफ रिटन एविडेंसेस, मतलब कोई यहां पे लिखित साक्ष्य, लिखित साक्ष्य हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हमें देखने को मिले हैं। मतलब यहाँ पे पुरातात्विक जो साक्ष्य है वो हमें यहाँ पे देखने को मिले हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस देखने को मिले। देखो स्पेलिंग मिस्टेक में मत जाना, मेरा मीडियम इंग्लिश है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे अपनी स्पेलिंग जो वो सही सुधार लेंगे, समझ गए कि नहीं। हालांकि मेंस में जब हिंदी का पेपर आता है तो हिंदी भी मेरी बहुत अच्छी हो जाती है, हिंदी मीडियम वालों से भी अच्छी हो जाती है अभी, लेकिन यहाँ स्पेलिंग पे मत जाना, समझ गए कि नहीं। अब देखो प्रोटो हिस्टोरिक मतलब होता है आद्य ऐतिहासिक। अब यहाँ पे क्या है, अर्ली मैन थे, तो मैंने कहा पढ़ाई लिखाई तो करते नहीं थे, हाँ मैम मानते नहीं करते थे। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिलेंगे, पुरातत्व के साक्ष्य मिलेंगे। तो एक ऐसा टाइम पीरियड जहां अर्ली मैन शुरू हुए, उस टाइम पे वो लोग जो भी काम किया करते थे, हंटिंग करते थे, गैदरिंग करते थे, पेड़ पे चढ़ के फूल को खाते थे, फल को खाते थे, ये सारे जो वो काम किया करते थे, उस फेज को हमने यहाँ पे किस में डिफाइन कर रखा है, प्री हिस्टोरिक पीरियड में, जिसमें हमें किसी भी प्रकार का कुछ भी लिखित रूप में किसी भी प्रकार का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। समझ गए कि नहीं समझ गए, समझ गए। तो ये आपका हो जाएगा प्री हिस्टोरिक। अब यहां दूसरा आता है आपका प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, दैट इज आद्य ऐतिहासिक काल। अब आद्य ऐतिहासिक काल में ये जो अर्ली मैन्स है, अब यहाँ ये बोलना सीख गए मतलब इन्होंने अपनी एक भाषा को डेवलप कर लिया, अपनी एक लैंग्वेज को डेवलप कर लिया, और उस लैंग्वेज को अब ये उखेरने भी लगे, मतलब अब ये लिखने भी लगे। अब क्योंकि उसको लिखने लगे हैं तो हमारे पास लिखित साक्ष्य जो हैं अब वो हमारे हाथों में आ गए हैं। लेकिन दिक्कत एक हो गई, दिक्कत क्या हो गई कि उन्होंने इतनी हाई लेवल की लैंग्वेज को डेवलप कर लिया कि हम उसे पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। अगर मैं आपसे आज कह दूं कि आप ही में से कई सारे लोगों को ये उर्दू पढ़ लो, तो क्या आप लोग उर्दू पढ़ सकते हो? बताओ, उर्दू पढ़ सकते हो? समझ जाओगे कि ये उर्दू लिखी है, लेकिन पढ़ नहीं पाओगे। हो सकता है कुछ लोग इसमें से पढ़ भी ले। तो आप सोचो उस समय कितने हजारों, मतलब लगभग हम 5000 साल पुरानी बात कर रहे हैं, 5000 साल पहले जब उन्होंने अपनी स्क्रिप्ट को लिखना चालू किया था, जब अपनी लिपि को लिखना चालू किया था, तो उस लिपि को हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। लिखित साक्ष्य हैं लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हैं। उसको हमने इस यहाँ पे क्या किस काल में इसको रखा हुआ है? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, आद्य ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल समझ गए। पहले वाले में आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस थे, रिटन एविडेंसेस नहीं थे। दूसरे वाले में आए तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस तो हैं ही, साथ में रिटन एविडेंसेस भी हैं, बट तीसरी चीज उन रिटन एविडेंसेस को हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता क्यों? क्योंकि आप देखो सिंधु घाटी सभ्यता में आपको कैसे निशान देखने को मिलेंगे। उनकी राइटिंग कैसी है मैं आपको बताती हूँ। उनकी राइटिंग में ये बना है, उनकी राइटिंग में ऐसे कुछ सिंबल बने हैं, ये बना हुआ है। फिर उनकी राइटिंग, उनकी जो स्क्रिप्ट है उसमें ये फिश बनी हुई है। फिर उसके बाद आप देखोगे तो उनके में कुछ इस तरीके के सिंबल बने हुए हैं, फिर ऐसे कुछ सिंबल बने, ऐसे सिंबल बने। तो इन सिंबल्स को आप यहाँ पे देखोगे तो आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मैम ये स्वास्तिक बनाया है आपने, ये कहीं प्लस का साइन है, ये कुछ फिश का साइन है, ये कहीं इक्वल टू का साइन है, ये प्लस का साइन है। तो इन साइंस को तो आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, बट कंबाइन को क्या आप पढ़ के बता सकते हो कि उन्होंने क्या लिखा है? इसी तरीके की कुछ सिंधु घाटी सभ्यता की स्क्रिप्ट है जिसमें उन्होंने कई सारे सिंबल्स का इस्तेमाल किया हुआ है, जिसमें से मैंने आपको कई सारे सिंबल्स बताए हुए हैं, ठीक है। लेकिन उसको आज हम नहीं पढ़ सकते हैं। स्नेहा सोनी पूछ रही मैम अनडिसिफर्ड का क्या मतलब होता है? अनडिसिफर्ड का मतलब होता है जिसे हम नहीं पढ़ सकते, जिसे पढ़ा ही नहीं जा रहा है। हमने लाख कोशिश कर ली लेकिन हम उसको नहीं पढ़ पा रहे हैं, दैट इज अनडिसिफर्ड। समझ में आए कि नहीं? तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका सिंधु घाटी सभ्यता बेस्ट एग्जांपल। फिर यहाँ पे मैंने आपको इसका एग्जांपल तो बताया नहीं, तो पैलियोलिथिक कल्चर इसका एग्जांपल है। हालांकि ये वाली जो प्री हिस्टोरिक एज है इसको 3 पोर्शन में डिवाइड करके रखा हुआ है, अभी मैं आपको बताऊंगी। एक तो है आपका पैलियोलिथिक एज, पूर्व पाषाण काल, फिर मीजोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल, देन न्यूलिथिक एज, नव पाषाण काल। इसमें अलग से डिवीजन है, वो डिवीजन मैं आपको फिर से अभी बताऊंगी। मतलब कि आप ऐसा समझ लो, मैं आपको बता देती हूं।
ये जो मैंने आपको प्री हिस्टोरिक बताया है, इसको फिर से 3 पोर्शन में डिवाइड करके रखा हुआ है। कौन कौन सा है? पैलियोलिथिक पहला है, ठीक है। दूसरा है आपका मीजोलिथिक, और तीसरा है आपका नियोलिथिक। नियोलिथिक, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो ये और नीचे इसका डिवीजन है, वो भी अभी हम देखेंगे क्योंकि वो भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। समझ में आया कि नहीं? अभी हम अपने आगे की उसकी तरफ मूव करते हैं जहां पे हम थे बेसिकली। तो मैं आपको ये बता रही थी, तो पैलियोलिथिक कल्चर का इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, भीमबेटिका की गुफाएं। भीमबेटिका की गुफाएं, भीमबेटिका की गुफा में आप देखोगे, जब कई सारे लोग अगर जो रायसेन डिस्ट्रिक्ट से होंगे जो भीमबेटिका की गुफाएं गए होंगे, वहां उन्होंने देखा होगा कि उस गुफा में चित्रकारी बनी है गुफा के अंदर, कि घोड़े बने हुए हैं, वो किसी तरीके से शिकार कर रहे हैं, कई सारे लोग आग जला के डांस कर रहे हैं, कई सारे लोग कोई दूसरी एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ लोग पेड़ पे से फल तोड़ रहे हैं। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ये यहाँ पे कहाँ पे हमको देखने को मिली है? भीमबेटिका में देखने को मिली है। इससे हमें यहाँ पे ये समझ में आता है कि जो भीमबेटिका है ये किसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है? तो ये पूर्व ऐतिहासिक प्री हिस्टोरिक का एग्जाम्पल है, जहां पे हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिले लेकिन कई सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हमें यहाँ पे देखने को मिले हैं। सेकंड, अब यहाँ हिस्टोरिक मतलब होता है ऐतिहासिक। हिस्टोरिक बहुत ही सिंपल है। हिस्टोरिक की अगर मैं बात करूंगी, यहाँ पे बात करूंगी तो यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस तो हमें देखने को मिलेंगे, साथ में रिटन एविडेंसेस हमें देखने को मिलेंगे, लिखित साक्ष्य हमें देखने को मिलेंगे। और ये जो लिखित साक्ष्य है, रिटन एविडेंसेस है, उसको आज हम पढ़ भी रहे हैं, उसको पढ़ा भी जा सकता है और उसी के थ्रू आगे का इतिहास जो है वो लिखा गया है। अब वो कोई भी लैंग्वेज में हो सकते, हिंदी में हो सकते, उर्दू में हो सकते, पर्शियन में हो सकते, संस्कृत में हो सकते, पाली में हो सकते, प्राकृत में हो सकते। तो मुझे लगता है आप लोगों को इन तीनों के बीच में डिफरेंसेस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस डिफरेंसेस में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब आदित्य सोनी पूछ रहे हैं मैम चालकोलिथिक किसका एग्जाम्पल है? ये हमेशा से कंफ्यूजन है, तो मैं आपको बता देती हूँ। जस्ट मैं आपको अभी टाइमलाइन ड्रॉ कर दूंगी तो देखो बेटा सब समझ में आ जाएगा आदित्य। अब बस थोड़ा सा 2-5 मिनट और वेट कर लो, आगे आपको वही समझाने वाली हूँ। आप, मुझे पता है आप लोग नए नए बच्चे हो ना, तो आप लोगों को एक्साइटमेंट हो रही है। मैम तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करता है मैम चालकोलिथिक, अभी दूसरे बच्चों के दिमाग में क्लिक करेगा मैम ब्रॉन्ज एज किसे कहते हैं, दोनों सेम ही है क्या? तो थोड़ा सा 5 मिनट वेट कर लो। अभी इतना आपको समझ में आ गया हो तो मैं आगे चलती हूँ। बच्चों के आ गए आंसर? यस मैम। चलो आगे चलते हैं। यहां पे आती है अब स्टोन एज। अब इस स्टोन एज के लिए मैं फिर से एक टाइमलाइन ड्रॉ कर देती हूँ। उस टाइमलाइन को बहुत अच्छे से समझ लेना, बहुत अच्छे से सीख लेना। अभी सीख लिया तो बाद में किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है? तो अभी इस टाइमलाइन को अगर मैं ड्रॉ करूंगी तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देखो, जस्ट अ सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं है, 1 मिनट। चलो तो टाइमलाइन मैं आपको बता रही हूं। चलो ये लाइन तो अपनी हो गई है। तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग सबसे पहले यहाँ पे बेसिकली आप देखोगे तो हम लोग यहाँ पे मैंने आपको बताया था, हमने पूरी हिस्ट्री को डिवाइड किया था, याद है कि नहीं? अब वो हिस्ट्री को हम डिवाइड कर रहे थे तो उसमें से आपको प्री हिस्टोरिक मैंने आपको बताया था, ठीक है? प्री हिस्टोरिक आप लोगों को याद होगा, जिसमें हमने पढ़ा था पूर्व ऐतिहासिक, पढ़ा था कि नहीं? तो पूर्व ऐतिहासिक से शुरू करेंगे। तो पूर्व ऐतिहासिक में यहां पर सबसे पहले जब मैं आपको प्री हिस्टोरिक पढ़ा रही हूं, है ना, प्री हिस्टोरिक, पूर्व ऐतिहासिक। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, इस पूर्व ऐतिहासिक में आप लोग थोड़ा सा एक चीज को समझ लेंगे कि ये जो हमारी प्री हिस्टोरिक है,
प्री हिस्टोरिक, मतलब कि ये जो प्री हिस्टोरिक है, मैंने आपको बताया कि इसमें हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिलते हैं लेकिन लिखित साक्ष्य नहीं मिलते। तो इसका भी आगे 3 डिवीजन था। अब इसी डिवीजन की टाइमलाइन को आप थोड़ा सा, मैं इसी को समझाने वाली हूँ, जिसमें से एक है आपका पैलियोलिथिक। क्या है? पैलियोलिथिक। दूसरा क्या है आपका, ये मिट क्यों नहीं रहा है, ये बोर्ड को भी कुछ कुछ हो जाता है कभी कभी। पैलियोलिथिक। दूसरा है आपका मीजोलिथिक। और तीसरा है आपका न्यूलिथिक। ठीक है, न्यूलिथिक। और बेसिकली ये जो प्री हिस्टोरिक का ये जो डिवीजन है, इसे ही हम कहते हैं स्टोन एज। क्या कहा कहते हैं हम? स्टोन एज। अब इसका हिंदी में समझ लो। देखो, पैलियोलिथिक का मतलब क्या है? पूर्व पाषाण, पूर्व पाषाण काल। मीजोलिथिक का मतलब है मध्य पाषाण काल। और न्यूलिथिक का मतलब है नव पाषाण काल। अब देखो, हिंदी मीडियम वाले बच्चे और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, यहाँ पे एक, मैम पीपीटी हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में समझ नहीं आता तो पीपीटी हिंदी में प्रोवाइड करवाइएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगी पीपीटी, उसकी टेंशन मत लो। हालांकि मैं हूं तो यहाँ बाइलिंगुअली पढ़ा रही हूँ आपको, दोनों तरीके से तो पढ़ा रही हूँ, आपको बिल्कुल भी वो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो यहाँ पे मैं क्या बता रही हूँ, तो ये आपका पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण। यहाँ पे आपको एक शब्द कॉमन दिख रहा होगा, दैट इज लिथिक। पाषाण, लिथिक, लिथिक, पाषाण, पाषाण। अब ये जो पाषाण और लिथिक, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है पाषाण किसका पर्यायवाची है? पाषाण पर्यायवाची है पत्थर का। लिथिक का मतलब होता है स्टोन। मतलब कि यहाँ पर ये जो बात चल रही है, ये चल रही है पाषाण युग की। मतलब कि जब आदि मानव हुआ करते थे, तो आदि मानव के पास क्या फैक्ट्री आ गई थी सामने, तो क्या उन्होंने टूल्स, उन्होंने चाकू उठाया, उन्होंने भाला उठाया, मारना शुरू कर दिया एनिमल्स को, और उनसे शिकार करने के बाद वो अपना भोजन करने लगे? ऐसा तो नहीं था। कैसे वो शिकार करते थे? कैसे शिकार किया करते थे? वो लोग शिकार करते थे किसके इस्तेमाल से? स्टोन, पत्थर के इस्तेमाल से। इसीलिए शुरुआत की जो प्री हिस्टोरिक एज है, जहां पे अर्ली मैन से डेवलपमेंट इवोल्यूशन शुरू हुआ था, उसमें डिवीजन है स्टोन एज का, जिसे हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, न्यूलिथिक। इतना आपको समझ में आया कि नहीं? अब ये जो पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और न्यूलिथिक है, इसका ही मैं आपको वो बता रही थी, आपको क्या बता रही थी? टाइमलाइन बता रही थी। तो वो अगर मैं टाइमलाइन की यहाँ पे बात करूंगी, तो इसमें मैं आपको बता रही हूँ स्टोन एज के बारे में। किसके बारे में बता रही हूँ? स्टोन एज के बारे में। तो यहाँ से आप लोग याद रखेंगे, ये बात है लगभग, ये बात है लगभग 10 लाख साल पुरानी। 10 लाख ईयर्स। कितनी साल पुरानी है? 10 लाख साल पुरानी बात कर रही हूं मैं। अब यहां से अगर मैं बात करूंगी 10 लाख साल पुरानी बात को, तो यहां पे आप देखोगे 10 लाख, फिर धीरे 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 यहां से जब हम चलेंगे, तो आप यहां पे देखोगे कि क्या देखोगे, यहां से 10 लाख से लगभग यहां पे आप मान के चलो, यहां पे 10,000, 10,000, 10 के लिखा हुआ है। 10 लाख से लेकर 10,000 साल तक का जो ये जो टाइम पीरियड है, इसे हम कहते हैं पूर्व पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल कहते हैं, मतलब इसे हम कहते हैं पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज। इस पैलियोलिथिक एज में क्या हुआ था? इस पैलियोलिथिक एज में अर्ली मैंस सिर्फ हंटिंग एंड गैदरिंग करते थे। हंटिंग और गैदरिंग मतलब कि शिकार करते थे और अपना भोजन जो है वो एकत्रित करके वहां भोजन जो है वो खाना पीना शुरू कर दिया करते थे, और इस तरीके से अपने जीवन को व्यतीत किया करते थे। आप देखोगे कि उस टाइम पे वो लोग बचने के लिए, मान लो ज्यादा ठंड है, ज्यादा तूफान है, तो जो अर्ली मैन के घर हुआ करते थे पहले, वो कैसे हुआ करते थे? कैसे हुआ करते थे? आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओगे किससे बने हुए थे? अर्ली मैन के जो घर होते थे किससे बने हुआ करते थे? बता सकते हो क्या आप मुझे? बताइए, किससे बना हुआ करते थे? कमेंट्स करके बताओ जल्दी, फटाफट मुझे कमेंट करके बताओगे आप किससे बना हुआ करते थे, फिर मैं आपको आगे का बता रही हूं।
हाँ मैम, भूसे जो गर्मी देता है, केव्स स्टोन, देन केव्स स्टोन्स, गुफाएं, केव्स स्टोन। बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत अच्छे से आंसर दे रहे हो। अब मैं आपको बता देती हूँ, जो अर्ली मैन हुआ करते थे उनके पास किसी भी प्रकार का कुछ तो होता नहीं था, तो वो लोग कहाँ रहते थे? किसी भी प्रकार की गुफा में, है ना, गुफा में रहा करते थे। लेकिन गुफा उन्होंने ढूंढने से, जब उन्होंने गुफा ढूंढी उसके बाद वो लोग कैसे रहते थे आपको मालूम है? मतलब कि गुफा जो है वो जमीन के ऊपर है, यस और नो, जमीन के ऊपर है। तो अभी जो हम जिस घर में रहते हैं वो हम जमीन के ऊपर बनाते कि नहीं बनाते? लेकिन अर्ली मैन्स जो है ना वो जमीन के नीचे रहा करते थे, क्योंकि ऊपर बनाने के लिए उनके पास कोई मटेरियल तो था नहीं। तो वो लोग क्या करते थे, ये जमीन है इसको डग करेंगे, इसमें गड्ढा खोदेंगे, गड्ढा खोदेंगे तो ये जमीन ऐसी हो जाएगी। फिर उसके बाद बड़े बड़े झाड़, बड़े बड़े पत्तियों, बड़े बड़े भूसाओं का इस्तेमाल करके वो लोग इस तरीके से अपने घर को ढक लिया करते थे। और ढकने के बाद वो लोग इसके अंदर जो है, अर्ली मैन्स जो हैं, अर्ली मैन्स वो इस तरीके से अंदर रहा करते थे। तो मतलब कि हमने घर को वर्टिकल डायरेक्शन में बनाना तो अभी शुरू किया है। अर्ली मैन्स पहले डाउनवर्ड डायरेक्शंस में रहा करते थे, नीचे की तरफ रहा करते थे। लेकिन जब बरसात होती थी तो बरसात में आपको पता है बाढ़ आएगी तो बेचारे गीले हो जाएंगे, यस और नो। तो इन सब से बचने के लिए फिर बाद में उन्होंने वर्टिकल डायरेक्शन में घर बनाना शुरू कर दिया। समझ में आया कि नहीं? और बाकी आप लोगों को पता ही है, केव्स में, गुफा में, इन सारी जगह वो लोग रहा करते थे। तो मैं आपको बता रही थी पैलियोलिथिक एज जो है, जो हम पढ़ते हैं, जब अर्ली मैन्स थे, जब वो स्टोन का इस्तेमाल करते थे, फिर धीरे धीरे उनका एवोल्यूशन हुआ, फिर उसके धीरे धीरे एवोल्यूशन के बाद वो पत्थरों का इस्तेमाल करते करते थोड़ी हंटिंग उन्होंने और अच्छी करी। तो ये साल जो है वो 10 लाख से 10,000 साल, मतलब 10 लाख से लेकर 10,000, है ना, इतने टाइम पीरियड में ये चल रहा है। बीसी में पूरा, है ना, किसमें चल रहा है? बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व में चल रहा है। तो इसको हमने कहा था पैलियोलिथिक एज। फिर पैलियोलिथिक एज के बाद 10,000 से लगभग 4,000 साल तक यहाँ पे चलता है मीजोलिथिक एज। क्या चलता है आपका? यहाँ पे आप देखोगे तो बेसिकली आपका यहाँ पे 4,000 नहीं, यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, सात हजार है ना, हाँ 7,000 साल तक क्या चलता है आपका? मीजोलिथिक एज चलता है, मतलब मध्य पाषाण काल होता है। अब इसमें मध्य पाषाण में पैलियोलिथिक और इसमें क्या क्या होता है अभी हम वो भी डिस्कस करेंगे। अभी टाइम पीरियड समझ लो। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं थोड़ा सा और आगे जाऊंगी तो यहाँ पे 7,000 साल के आप थोड़े से और आगे जाओगे तो लगभग ये बात है यहाँ पे 1,000, है ना, 1,000 तक जाएंगे तो यहाँ पे आपका चालू होता है नवपाषाण। क्या चालू होता है? नवपाषाण। और ये इसका मतलब होता है नियोलिथिक। ये आपका नियोलिथिक है। नियोलिथिक ये जो टाइम पीरियड है ये आपका क्या है? नियोलिथिक टाइम पीरियड है। अब ये जो 1,000 है, ये के मतलब 1000 होता है, समझ गए कि नहीं? के मतलब क्या होता है? 1000। अब देखो यहाँ पे एक चीज आप लोग थोड़ा सा देखेंगे, ये जो टाइम पीरियड है ये अप्रोक्सीमेट टाइम पीरियड चल रहा है। आपको अलग अलग बुक्स में कुछ कुछ अलग टाइम पीरियड भी देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी टाइमलाइन समझ लो। रफली आपको समझना है, पेपर में एग्जैक्टली लिखने को नहीं आएगा। अगर आप ये भी टाइम पीरियड लिखोगे तो एकदम सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतना आप समझ गए कि नहीं समझ गए? ये आपको समझ में आ गया कि नहीं? तो टेंशन लेने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। तो यहाँ पे ये हमारा पैलियोलिथिक है, ये मीजोलिथिक है, ये नियोलिथिक है। अब नियोलिथिक में अब आप चीज यहाँ पे एक चीज समझेंगे, और वो चीज यहाँ पे ये है कि यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ 1000। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे आप देखोगे 7,000 के बाद, क्योंकि बीसी में चल रहा है तो डिसेंडिंग ऑर्डर रहेगा कि नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा। तो यहाँ पे 7,000 के बाद आएगा 6,000, 5,000, 4,000 आएगा कि नहीं? 3,000, देन 2,000। तो यहाँ पे लगभग 2700 मतलब 2,700 बीसी के आसपास से ये वाला जो टाइम पीरियड है, ये वाला जो टाइम पीरियड है, इसको हमने कहा था चाल्कोलिथिक एज। क्या कहा था? जो अभी आप लोग पूछ रहे थे, चाल्कोलिथिक एज मतलब कि ताम्र पाषाण युग।
ताम्र पाषाण युग। समझ में आया कि नहीं? लगभग यहां से चालू हुआ था, 2700 से चालू हो गया था, मतलब कि चालकोलिथिक एज का मतलब है अभी यहाँ लिथिक 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 चल रहा है, मतलब पाषाण चल रहा है, मतलब यहाँ अभी पत्थरों का यूज करके, पत्थरों को मॉडिफाई करते करते आपको आगे आगे धीरे धीरे इवोल्यूशन देखने को मिलेगा। लेकिन इस 2700 के आसपास जब आप आओगे तो किस धातु की खोज हो जाती है? कॉपर की खोज हो जाती है, कॉपर। अगर पूछेंगे कि ह्यूमन ने सबसे पहले किस धातु की, किस मेटल की खोज की थी, तो उसका आंसर है कॉपर। तो यहाँ पे इस एज को बोला गया है चालकोलिथिक एज। अब चालकोलिथिक एज जब शुरू होती है तो हमने किसकी खोज की थी? यहाँ पे कॉपर की खोज की थी कि नहीं की थी? कॉपर की खोज के जस्ट बाद ही आपकी खोज हो जाती है टिन की। किसकी खोज हो जाती है? टिन की खोज हो जाती है। और टिन की खोज होने के बाद यहाँ पर इस वाले टाइम पीरियड में कॉपर और टिन मिलके बन जाता है ब्रॉन्ज। इसीलिए चालकोलिथिक एज के जस्ट बाद आ जाती है आपकी ब्रॉन्ज एज, दैट इज कांस्य युग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि नहीं? सो दैट मीन्स इंडस वैली सिविलाइजेशन न्यूलिथिक और कॉपर एज दोनों में लाई करती है। ईशान गुप्ता पूछ रहे हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पे आप देखोगे कॉपर एज नहीं बोलते ईशान, जनरली उस एज को हम चालकोलिथिक एज बोलते हैं जिसमें कॉपर आइडेंटिफाई हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता को हम स्पेसिफिकली ब्रॉन्ज एज कहते हैं। ये मेंस में भी क्वेश्चन आता है, व्हाई इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नोन एज ब्रॉन्ज एज? क्यों? क्योंकि कॉपर की खोज तो हुई थी, बट कॉपर अकेले से किसी प्रकार का सब्सटेंस नहीं बन सकता था। उसी टाइम पे टिन की भी खोज हो जाती है कॉपर के बाद। जैसे ही टिन की खोज होती है तो कॉपर और टिन को मिला के आपका एलॉय बन जाता है, आपका क्या एलॉय बन जाता है? बेसिकली ब्रॉन्ज। और इसीलिए उसको ब्रॉन्ज एज कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता को। और सिंधु घाटी सभ्यता चालकोलिथिक एज में लाई करती है, ये बात आपकी सही है। समझ में आया कि नहीं? अब न्यूलिथिक एज तो चालू हो गया। अब आपका यहाँ पे बेसिकली चालकोलिथिक मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे आप लोग एक पॉइंट और नोट डाउन करेंगे कि यहाँ लगभग 2700 से लेकर, यहाँ पे अगर मैं बात करूंगी 2700 से लेकर यहाँ पे आप मान लो 1500 तक, क्योंकि देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है ये। एक मिनट इसको थोड़ा सा इसको बड़ा कर देती हूँ ताकि आप लोगों को यहाँ दिक्कत ना जाए। मुझे लग रहा है थोड़ा सा गुचड़ पुचड़ हो रहा है ना? तो ये 2700 तक मान लो इसको। ओके, तो मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पे? नव पाषाण काल मैंने आपको कहाँ तक बताई थी? मैंने आपको यहाँ पे लगभग 1K के पास बताई थी, है ना? मतलब मैंने आपको बताई थी 1K के पास आसपास बताई थी। अब यहाँ पे आप इस चीज को समझ लेंगे, किस चीज को समझ लेंगे? यहाँ से लगभग 1500 तक ये जो आपका टाइम पीरियड चल रहा है, इसे हम आईवीसी कहते हैं। मतलब कि ये जो टाइम पीरियड है इसे हम बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता। क्या बोलते हैं? हड़प्पा सभ्यता। समझ में आया कि नहीं? ये जो टाइम पीरियड है मतलब 2700 के आसपास से लेकर 1500, वैसे 1750 में हमें डिक्लाइन देखना शुरू कर देते, हम सिंधु घाटी सभ्यता का डिक्लाइन जो है वो देखना चालू कर देते। तो इसी टाइम पे आपकी एक और सिविलाइजेशन फ्लरिश होती है जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। अब आपको समझ में आया कि नहीं? ये बिल्कुल टाइम पीरियड बहुत बेसिक से बता रही हूँ, और थोड़ा सा हो सकता है कि कई सारे लोगों को टाइम यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो जाए, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे समझ में आ जाएगा। फिर 1500 के बाद से अगर आप यहाँ पे से देखना शुरू करोगे तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि 1500 के बाद से यहाँ पे 1000 है, फिर 500 आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आपका फिर चालू हो जाता है ऋग वैदिक काल। मतलब कि वैदिक एज आपकी यहाँ पे शुरू हो जाती है। फिर ये सी है ना? वैदिक एज, ऋग वैदिक काल जो है वो आपका शुरू हो जाएगा 1500 से लेकर इतना इधर तक लगभग 5। तो ये जो 1500 से 1000 तक है ये आपका अर्ली वैदिक है, 1000 से 500 तक लेटर वैदिक है, पूर्व वैदिक काल, और 1000 से 500 तक है उत्तर वैदिक काल। तो ये टाइम पीरियड आपको समझ में आया कि नहीं? आई होप आपको टाइम पीरियड यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। मैम टिन को हिंदी में क्या बोलेंगे? रुक जाओ, मैम को गूगल सर्च करने दो, जस्ट अ सेकेंड।
इसमें तो टिन का कलई करके लिखा आ रहा है, कलई, कलई लिखा आ रहा है। ठीक है, आप लोग इतना इंग्लिश में आया, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना, टिन। अब एक बच्चे ने, हर्षिका पूछ रहे हैं मैम लोहा कब हो, बहुत बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन कि मैम लोहे का यहाँ पे कब यहाँ ओरिजिनेशन हुआ था, मैम ये बता दो। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अब क्लास में जितने भी बच्चे देख रहे हैं वो याद रख लेना कि 1000 बीसी, 1000 बीसी में आयरन की डिस्कवरी हो गई थी। किसकी खोज हो गई थी, किसकी खोज हो गई थी, लोहे की खोज हो गई थी। तो यहां पे अब यहां टाइम लाइन बन नहीं पा रही है, लोहा, आयरन की खोज हो गई थी, तो इसके बाद की जो एज है वो आयरन एज हो गई थी शुरू। समझ गए कि नहीं समझ गए, समझ गए कि नहीं समझ गए। और आईवीसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, ब्रॉन्ज एज बोलते हैं। ब्रॉन्ज एज क्यों बोलते हैं, क्योंकि कॉपर प्लस टिन, चाल्कोलिथिक पहले से शुरू हो गई थी, बाद में टिन भी मिल गया, तो आईवीसी को हम बोलने लगे ब्रॉन्ज एज। क्यों, क्योंकि ब्रॉन्ज से कई सारे स्कल्पचर्स को बनाया जा सकता था, ब्रॉन्ज से कई सारी मूर्तियां बन रही थी, ब्रॉन्ज का इस्तेमाल वायर्स में, कई सारी चीजों में इस्तेमाल हो रहा था, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को ब्रॉन्ज एज के नाम से जानते हैं, कांस युग के नाम से जाना जाता है। और चाल्कोलिथिक को ताम्र पाषाण युग बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं मैम? हड़प्पा आईवीसी एक ही है, हड़प्पा और आईवीसी एक ही है। सान्या मैम कंफ्यूजन हो रहा है, क्या क्या कंफ्यूजन हो रहा है सान्या, एक बार आप मुझे बता दो। हाँ 1000 ईसा पूर्व, ये पूरा का पूरा हमारा बीसी में चल रहा है, ईसा पूर्व चल रहा है। अभी तो यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ, इसके पहले की भी कठिन लग रहा है क्या इतना पढ़ना? ईयर का कंफ्यूजन हो रहा है। अभी हम एक्चुअली जो ईयर आप लोग पढ़ते हो 1980, 1981, 1880, 1881, 1882, 1750, 1760, अभी हम उस पे आए नहीं है। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं मैम? चाल्कोलिथिक एज इस की टाइमलाइन क्या है? चाल्कोलिथिक एज की टाइमलाइन देखो, लगभग ये 2700 से 1000 तक चला था जो चाल्कोलिथिक है ना, मतलब कॉपर की खोज हो गई थी, कॉपर की खोज हो गई, तो कॉपर की खोज के बाद उसका इस्तेमाल तो आज भी जारी है कि नहीं है? आज भी उसका इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन लगभग 2700 से 1000 तक आप इसका इस्तेमाल मान सकते हो, क्योंकि 1000 के बाद आयरन एज शुरू हो जाती है। समझ में आ गया कि नहीं? तो मैं लिख देती हूँ, चाल्कोलिथिक का लिख देती हूँ, लगभग 2700 से 1000 तक मान लो, क्योंकि 1000 बीसी के बाद से फिर आपका क्या शुरू है, आयरन एज शुरू है 1000 के बाद से। यस मैम। वैष्णवी 2700 से 500 तक का टाइमलाइन एक बार अच्छे से बता दीजिए। 2700 से 500 तक का, यहां वाला आपको समझ में नहीं आ रहा है, यहां वाला समझ में नहीं आ रहा है मैम। हड़प्पा और इंडस वैली में कंफ्यूजन है सुमित। हड़प्पा सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता एक ही है, ये कंफ्यूजन क्यों एक ही है? देखो सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु नदी के किनारे, सिंधु और उसके ट्रिब्यूटरी के किनारे जो सभ्यता बसी हुई थी उसे सिंधु घाटी सभ्यता बोला गया। अब उस सभ्यता में सबसे पहली खोज हड़प्पा की हुई थी, इसीलिए उस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता भी है। तो कंफ्यूज मत हो आप लोग, समझ में आया कि नहीं? ये एक ही है, मैंने अलग अलग लिख दिया है मैम। आगे इनको हेडिंग के हिसाब से बताओगी? हाँ बताऊंगी ना, सब बताऊंगी। अभी मैं आपको डायरेक्ट बताती ना तो क्या होता ना कि आप लोग समझ नहीं पाते। अभी मैंने टाइमलाइन के हिसाब से आपको बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, अब आपका दिमाग चल रहा होगा, तभी ना आप डाउट पूछ रहे हो कि मैम एक बार और अच्छे से बताओ। मैम सिंधु घाटी सभ्यता कब आई थी? अब मुझे लग रहा है कंफ्यूजन हो रहा है, काम करती हूँ यहां से आप लोगों को थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन कर देती हूँ, है ना, ऐसा करती हूँ मैं। देखो अब यहां पे समझ लो भाई, अच्छे से समझ लो। क्या समझना है देखो, मैं बता देती हूँ आपको। समझना क्या है यहाँ पे, 7000 से
ये आपका 7000 है। 7000 से लेकर आपका यहां पे समझ लो आप ये 1000 है। समझ गए कि नहीं? यहां से यहां तक आपका क्या चल रहा था, मैंने आपको बताया था। यहां से यहां तक आपका क्या चल रहा था? नवपाषाण काल। मतलब कि यहां आपका चल रहा था न्यूलिथिक एज। ये आपका न्यूलिथिक एज चल रहा था, यस और नो, मैंने आपको बताया था। अब मैंने आपको यहां पर ये बताया था, यहां पे आप लोगों को मैं ये बता रही थी बच्चों कि लगभग लगभग यहां पे ऐसा मान के चलो आप कि 2700 से 1000 BC तक यहां पे चलती है आपकी चाल्कोलिथिक एज। चाल्कोलिथिक एज मतलब कि ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल, चाल्कोलिथिक एज चल रही है। अब चाल्कोलिथिक एज, अब ये जो 1000 है, 1000 में यहां पे क्या हुआ था? इसके बाद डिस्कवरी ऑफ आयरन। यहां पे क्या हुआ था? लोहे की खोज हो गई थी। लोहे की खोज हो गई थी, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ आयरन। तो इसके बाद से जो एज थी वो आयरन एज थी। कौन सी एज थी? आयरन एज। समझ में आया कि नहीं? अब यहां पे ये वाली एज चाल्कोलिथिक है, ये वाली एज आपकी आयरन एज है, और ये वाली एज आपकी चाल्कोलिथिक एज है। अब यहां पे आपको ये समझना है, क्या समझना है कि 2700 से लेकर लगभग यहां पे आप देखोगे, तो 1750 छोड़ो, चलो 1500 मान लो यार, अभी आपको और क्लियर होता जाएगा। 1500 मान लो, ये 1500 मान लो। इस एज के बीच में यहां पर एक सभ्यता का जन्म हुआ था। उसे हम कहते हैं IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन। मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता का जन्म हो गया था इस वाली एज में, ठीक है। और यहीं पे आपका, मैं आपको बता देती हूं, एक मिनट, यहां पे आपका, यहां देखेंगे 1500 से लेकर 500 तक, ये वाली जो एज है आपकी, है ना, ये वाली एज, इस वाली एज को बोला जाता है वैदिक काल। वैदिक काल बोला जाता है, मतलब इसको बोला जाता है वैदिक एज। और ये जो दो पोर्शन आपको दिख रहे हैं, ये दो पोर्शन का मतलब होता है, मैं आपको ये भी बता देती हूँ, दो पोर्शन का मतलब है, ये वाला जो पोर्शन है 1500 से 1000 तक, इसको बोला जाता है पूर्व वैदिक काल, मतलब कि अर्ली वैदिक काल, और इसको बोला जाता है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक मतलब कि ये जो है आपकी लेटर वैदिक है। लेटर वैदिक, वैदिक को भी दो पोर्शन में डिवाइड कर रखा है, ये बाद में आपको समझ में आएगा। और ये जो है ये अर्ली वैदिक है, अर्ली वैदिक, तो इसको, ये ब्लू वाले को वैदिक काल बोला गया। अब आपको समझ में आया कि नहीं? अब किस किस काल में क्या क्या एविडेंसेस मिले हैं, अब वो मैं आगे समझाऊंगी। टाइमलाइन समझ में आया कि नहीं? मैम पूनम कह रही है मैम आप डायग्राम स्टेप बाय स्टेप बताइए, एक्चुअली बीच में ऐड ऑन करने से सब कंफ्यूजन हो गया था। कोई दिक्कत नहीं है, अब हिस्ट्री इतनी बड़ी है हिस्ट्री, मैं आपको क्या ही बताऊं, फिर भी मैं आपको कोशिश कर रही हूं कि बेसिकली बीसी में जहां तक है वो टाइमलाइन आपको क्लियर हो जाए। अभी टाइमलाइन क्लियर हुई कि नहीं हुई यार? आप लोग प्लीज मुझे थोड़ा सा बताओ, इतनी मेहनत मैं कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, कुछ दिमाग में घुस रहा है या नहीं घुस रहा है? यस मैम, यस मैम, आ गया है। देखो नहीं भी आया है ना तो धीरे धीरे अभी मैं आगे पढ़ाऊंगी तो आता जाएगा, तो टेंशन मत लो आप लोग कि अभी एकदम से पहली क्लास में आ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है, धीरे धीरे सब आ जाएगा। अब आपको समझ में आ गया क्या? अब आपको समझ में आई कुछ चीजें कि नहीं आई? आई होप। नंदिनी मैम चाल्कोलिथिक का टाइम पीरियड क्या है?
तो चालकोलिथिक एज का टाइम पीरियड जो है वो 2700 से 1000 तक का है, क्योंकि 1000 में लोहे की खोज हो गई तो आयरन एज शुरू हो गई। मैं आपको समझा रही थी अभी। ओके मैम, ग्रेट पढ़ाते हो आप हिस्ट्री। आई हेट हिस्ट्री बट लग रहा है नाउ आई विल अंडरस्टैंड। बहुत सुंदर, ऑल क्लियर। यस मैम, ऑल क्लियर। 5 सितंबर से स्टार्टिंग से होगी क्लास। हाँ, तब बिल्कुल मैं सिलेबस बाय सिलेबस पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाऊंगी एस के तिवारी। ठीक है, यस मैम। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। ये पीपीटी जो है एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, नोट डाउन कर लेना और सुंदर तरीके से डायग्राम वायग्राम बनाना, अपनी कॉपी में बना लेना समझने के लिए। बट ये सब प्री हिस्टोरिक में ही चल रहा है। वैष्णवी पूछ रही नहीं बेटा वैष्णवी, प्री हिस्टोरिक में आपकी 3 एज चल रही थी। कौन कौन सी एज चल रही थी? पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। सिर्फ ये जो तीन हैं ये आपका किसका हिस्सा है? प्री हिस्टोरिक में स्टोन एज का हिस्सा है। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? सिर्फ ये तीनों ही, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में तो हमें लिखित साक्ष्य मिले थे, तो वो आपका प्रोटो हिस्टोरिक का हिस्सा है, क्योंकि उसके लिखित साक्ष्य को हम पढ़ नहीं पाए थे। फिर वैदिक सभ्यता में तो हमें वैदिक के पूरे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद चारों बुक्स मिली हैं, उपनिषद मिले हैं, पुराण मिले, कई सारी चीज मिली है, तो उसे तो हम पढ़ पा रहे हैं, तो वो आपका हिस्टोरिक में आ जाएगा। इस तरीके से हम चल रहे हैं। तो ये प्री हिस्टोरिक, फिर आपका प्रोटो हिस्टोरिक और फिर आगे आपका ऐतिहासिक। समझ में आया कि नहीं? पूर्व ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, फिर हम शुरू कर जाएंगे ऐतिहासिक। अभी भी सन में कंफ्यूजन हो रहा है। मैम ब्रॉन्ज एज कब हुई थी? दिशा पूछ रही है। बेटा ब्रॉन्ज एज मैंने अभी बताया आपको, ब्रॉन्ज एज कब शुरू हुई थी। ब्रॉन्ज एज चालकोलिथिक एज में कॉपर की खोज हुई थी। कॉपर की खोज के बाद ही कुछ समय बाद टिन की खोज हो गई थी। फिर कॉपर और टिन को मिलाने के बाद एक एलॉय बना जिसे हम क्या बोलते हैं? ब्रॉन्ज कहते हैं। तो चालकोलिथिक एज जो है उसके जस्ट बाद ही उसी टाइम पीरियड में आ गई थी, ब्रॉन्ज की शुरुआत हो गई थी, क्योंकि बन तो आखिरकार ब्रॉन्ज कॉपर से ही रहा है ना। तो चालकोलिथिक एज में ही आपकी ब्रॉन्ज एज आ जाती है। अभी आपको समझ में आया? चलो यार, अब मैं आगे बढ़ रही हूं। आप लोग एक बार नहीं समझ में आए तो एक बार रिकॉर्डेड क्लास में ये एक बार आप फिर से आप कर लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे बात हो रही है पाषाण युग की। पाषाण युग का क्या मतलब होता है? मैंने आपको अभी बताया। पाषाण युग मतलब कि यहाँ पे बात हो रही है पत्थरों की। पत्थरों का इस्तेमाल करके यहाँ पे औजार बनाए जाएंगे, डिफरेंट चीजों को बनाया जाएगा और फिर यहाँ पे उस हिसाब से प्रैक्टिसेस को यहाँ पे किया जाएगा। अब पाषाण युग को 3 पोर्शन में हमने डिवाइड कर रखा था। स्टोन एज को पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। याद है कि नहीं? आगे चलेंगे तो बात होती है पैलियोलिथिक की। पैलियोलिथिक मतलब कि पुरा पाषाण काल। कौन सा काल चल रहा है? पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल की अवधि क्या बताई थी? 10 लाख से लेकर 10,000 ईसा पूर्व। समझ गए कि नहीं? बीसी में चल रहा है। अब यहां पर आप ही मुझे बताओ, उस टाइम पे जो अर्ली मैंस हुआ करते थे, इनका क्या काम था? पढ़ाई लिखाई करते थे क्या? ये पढ़ाई लिखाई तो नहीं करते थे। आप लोगों की तरह चाय पोहा खाते थे क्या? ये भी नहीं करते थे। क्या आप लोगों की तरह बाइक पे राइड करने जाते थे, घूमने जाते थे? नहीं। तो क्या काम करेंगे? ये तो मुझे पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। हंटिंग करेंगे भाई, शिकार करेंगे, भोजन इकट्ठा करेंगे। और भोजन इकट्ठा करने के लिए आपको दिख रहा होगा इतने बड़े बड़े पत्थरों का ये इस्तेमाल कर रहे हैं, और किस तरीके से ये कोई एनिमल है, इसको इन्होंने गिरा दिया इतने सारे लोगों ने मिलकर। और ये लोग जो हैं ये साथ में शिकार करते थे। क्यों? क्योंकि पता चला ये जानवर का शिकार करने गए हैं और जानवर ने इनका शिकार कर लिया, इसलिए ये ग्रुप में शिकार किया करते थे। कौन? अर्ली मैन। और ये गुफाएं आपको दिख रही होंगी जिसके अंदर ये लोग रह रहे हैं। तो ये किसका है? ये बात हो रही है पुरा पाषाण काल की, मतलब ये बात हो रही है पैलियोलिथिक एज की। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है? 2 चीजें यहाँ पर देखने को क्या मिलती हैं कि 10,000 साल बीसी से लेकर यहाँ पे 10 लाख से लेकर 10,000 साल बीसी तक
बीसी तक, बीसी मतलब कि एरा, यहाँ पे समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पे इतने सालों तक सिर्फ इनने हंटिंग और गैदरिंग ही की, मतलब शिकारी किया और भोजन को इकट्ठा ही किया, इसके अलावा उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। इससे हमें ये समझ में आया। तो ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसका हमें बेस्ट एग्जाम्पल कहाँ देखने को मिलता है, तो पल्लावरम चेन्नई में एक जगह है, पल्लावरम चेन्नई, वहां पे देखने को मिलता है। नाम याद नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में ये नहीं पूछेगा। समझ में आया कि नहीं। आगे चलेंगे और नेक्स्ट है आपका मीजोलिथिक। मीजोलिथिक मैंने कहां से कहां तक बताया था, 10,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व। अब याद आया टाइमलाइन, कुछ दिमाग में घुसा। 10,000 बीसी से लेकर 7,000 बीसी तक यहां पे आप देखोगे तो आपका यहां पे मीजोलिथिक था। अब मीजोलिथिक में आप देखोगे तो इनकी लिवलीहुड कैसे चलेगी। अब देखो, अब यहां मीजोलिथिक में आते आते 10 लाख से लेकर 10,000 साल में, इतने में इस अर्थ का टेम्परेचर जो है वो बढ़ गया। अब क्योंकि अर्थ का जब टेम्परेचर बढ़ गया तो ग्लेशियर्स पिघलने लगे, नदियां उस टाइम पे डेवलप हो गई, तालाब बन गए। तो पानी अगर आ गया तो पानी में सबसे पहले आ गई मछलियां। तो इसीलिए ये वाली जो एज है, मीजोलिथिक एज है, यहां पर शुरू हो जाएगी फिशिंग। तो यहां पे आप देखोगे मछली सहित, ये पॉइंट याद रखना है, इंक्लूडिंग फिशिंग। तो फिशिंग शुरू हो गई। हंटिंग इनकी अभी भी चालू है, हंटिंग ये करते रहेंगे, फूड गैदरिंग करते रहेंगे। अब साथ में यहाँ पे ये लोग एक काम करेंगे, इनके जो बड़े बड़े पत्थर थे उन पत्थर को थोड़ा ये नुकीला करेंगे, शार्प करेंगे। जैसे ये पेन दिख रहा है कि नहीं, शार्प हो गया कि नहीं। अब इसको मैं फेंक के मारूंगी, समझ में आया। तो इससे क्या होगा, एनिमल का शिकार हो जाएगा। मतलब मैं नहीं, अर्ली मैंस मारते थे तो यहाँ शिकार हो जाएगा। अब आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, क्या दिख रहा था, ये बना लिया भाई, ये खड़े हुए बॉडी बिल्डर कि अब हमने यहाँ पे क्या बना लिया, तीर को बना लिया, अब आ जाओ शिकार कर लेंगे। ये शिकार करेंगे इस तरीके से, इस तरीके के टूल्स इन्होंने डेवलप कर लिए। कुछ कुछ आप देखो जो यहाँ पे जो हाथी के दांत थे, हाथी के दांतों का इस्तेमाल करके इन्होंने कुछ कुछ टूल्स को यहाँ डेवलप कर लिया है। तो हमें यहाँ पे फिशिंग के साथ एक और एडिशनल चीज यहाँ देखने को मिली है, वो है माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ का मतलब है, लिथ मतलब पत्थर, माइक्रो मतलब छोटे छोटे पत्थरों के इन्होंने अब औजार बनाने शुरू कर दिए हैं। जैसे कि बो मतलब कि तीर, धनुष, एरो मतलब बेसिकली धनुष बाण, ये सारी चीजें यहां पर इन्होंने बनाना शुरू कर दी है। तो ये आपका हो जाएगा मीजोलिथिक एज। समझ में आया कि नहीं, ये क्या है, मीजोलिथिक एज। तो मीजोलिथिक एज आपको समझ में आ गई होगी, 7,000। अब यहां पे बात होती है नियोलिथिक एज की, जो कि 7,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक आपका चला था, 1000 से 1000 बीसी तक आपका चला था। अब यहाँ पे आपका ये नियोलिथिक एज है। नियोलिथिक एज में सबसे इंपॉर्टेंट थी आपकी इन्वेंशन ऑफ फायर। किसकी खोज, इन्वेंशन ऑफ, सॉरी नॉट इन्वेंशन, इन्वेंशन नहीं, डिस्कवरी ऑफ फायर, है ना, डिस्कवरी ऑफ फायर, आग की खोज। आग की खोज हो गई भाई, आग की खोज। अब आग की खोज से अब ये लोग क्या करने लगेंगे, अब क्या करने लगेंगे, खाने को पकाने लगेंगे। जो खाना अभी तक कच्चा खाते थे अब उसको पकाने लगेंगे, तो यहाँ पका के खाना खाएंगे। दूसरी चीज, यहाँ पर जिन एनिमल्स का ये शिकार करते थे, अब उन्होंने देखा कि भाई इन एनिमल्स से, इस गाय से तो दूध निकल रहा है, इनका अब क्या करेंगे, अब हम डोमेस्टिकेशन चालू कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे तो डिस्कवरी ऑफ फायर की जगह यहाँ पे हमें बेसिकली पशुपालन, डोमेस्टिकेशन को हिंदी में पशुपालन कहते हैं, पशुपालन यहाँ देखने को मिला, दैट इज हमें यहाँ डोमेस्टिकेशन देखने को मिला। फिर हमें यहाँ पे कृषि देखने को मिली, एग्रीकल्चर देखने को मिला, क्योंकि अर्ली मैंस एक जगह से दूसरी जगह तक अभी तक घूम रहे थे। फिर इनको अब समझ में आया कि अब हमें घूमना नहीं है, अब हमें क्या करना है, एक जगह सेटल्ड होकर सब कुछ उगाना है। तो यहाँ पे हमें एग्रीकल्चर देखने को मिला। पेपर में आपसे पूछा जाएगा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग एज फायर वॉज डिस्कवर्ड, किस एज में यहाँ पे फायर डिस्कवर हुई थी। तो आप बता देना भाई, नियोलिथिक एज में हुई थी। आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हील किस एज में डिस्कवर हुआ था, पहिया किस एज में डिस्कवर हुआ था, तो बता देना नियोलिथिक एज में। तो नियोलिथिक एज में पहिया भी यहाँ पे पहिया भी डिस्कवर हो गया। क्या डिस्कवर हो गया यहाँ पे,
पहिया, पहिया भी डिस्कवर हो गया। उसके बाद पॉटरी बनने लगी, एग्रीकल्चर, मतलब आप देख रहे हो, अब आपको दिख रहा होगा ये घर बनाने लगे। अब ये कितने अच्छे से मछलियां पकड़ के ले जा रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं, आग के लिए ये ले जा रही है। यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा सा ये आगे, इसलिए आपको आग नहीं दिख रही होगी। ये आग ले जा रहे हैं, इस पे कुछ पका रहे हैं, ये दोनों बैठ के भाई बंधु पका रहे हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पानी भी आ गया, पहले पानी नहीं दिख रहा था आपको। तो अब आप देख रहे हो कि नियोलिथिक टाइम में कितना कुछ हमें यहाँ पर डेवलपमेंट देखने को मिला है। मैम ग्रासलैंड कब आए युवराज? अब ये ज्योग्राफी वाली क्लास में पढ़ना, देखना आप, है ना। बेसिकली हम लोग उसको भी डिवाइड करते हैं, ईयन, एरा, एपक, पीरियड। फिर हिस्ट्री में जियोलॉजिकल टाइम स्केल भी ऐसी चलती है। अभी मैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे आ जाऊंगी तो फिर पूरा 1 घंटा चला जाएगा, ठीक है। मैम एनिमल डोमेस्टिकेशन किस एज में स्टार्ट हुआ था, मीजोलिथिक में या फिर नियोलिथिक में? तो एनिमल डोमेस्टिकेशन आपका यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने देखा था कि यहाँ पे भी पशुपालन शुरू हो गया है। तो स्टार्ट तो मीजोलिथिक से ही हो गया था। कहाँ से स्टार्ट हो गया था? मीजोलिथिक से। लेकिन मीजोलिथिक से डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि नियोलिथिक में अब डोमेस्टिकेशन नहीं करेंगे। डोमेस्टिकेशन तो आज भी चल रहा है, इसीलिए कुछ चीजें कंटिन्यू थी। जैसे कि पैलोलिथिक में हंटिंग कर रहे थे, तो यहाँ पर भी तो हंटिंग इनका कंटिन्यू था। इसी तरीके से पशुपालन मीजोलिथिक में था, जो कि कंटिन्यू कहाँ रहा? न्यूलिथिक में भी कंटिन्यू रहा। समझ में आया कि नहीं? आगे चलते हैं। अब यहाँ पे बात हो रही है, कुछ कुछ यहाँ साइट्स की बारे में बताया गया, ये आपको इतना ध्यान में नहीं देना है। आप लोगों को आई होप इतना यहाँ पे समझ में आ गया होगा। चालकोलिथिक पीरियड की बात कर लेते। चालकोलिथिक पीरियड जो है कब स्टार्ट हुआ था? जब इंसान को कॉपर मेटल मिल गया था। नवपाषाण काल के अंत में, मतलब न्यूलिथिक एज जब अंत में जा रही थी, उसके अंत में मानव ने ताम्र धातु का प्रयोग प्रारंभ कर दिया था। मतलब कि मानव ने सबसे पहले किस धातु का उपयोग शुरू किया था? तो याद रख लेना, ताम्र धातु का उपयोग शुरू किया था। पहली धातु में से एक है, मतलब कि पहला मेटल पूछेगा कौन सा था, दैट इज कॉपर। इसीलिए इसे ताम्र पाषाण कालीन हड़प्पा संस्कृति नाम भी दिया गया है। इतना आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? मतलब कि ताम्र पाषाण काल जो है, बेसिकली ये जो जिसकी बात करें चालकोलिथिक, इसको क्या नाम भी दिया गया है? हड़प्पा सभ्यता भी नाम दिया गया है। समझ में आया कि नहीं? हिंदी में तो बता रही हूं, और क्या पढ़ रही हूँ? ऊपर तो मैंने लाइन अंडरलाइन ही नहीं की। चालकोलिथिक एज और हड़प्पा कालीन को, हड़प्पा कालीन जो है वो चालकोलिथिक एज में ही आती थी, मैंने आपको बताया था। लेकिन हालांकि जब इंडस वैली सिविलाइजेशन डिटेल में पढ़ाऊंगी, पहला चैप्टर वही आता है, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये आपकी हो गई चालकोलिथिक एज, ठीक है। इतना आपको समझ में आया कि नहीं? आई होप आपको इधर तक पूरी टाइमलाइन जो है वो समझ में आ गई होगी। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। सिंधु घाटी सभ्यता आज मैं नहीं पढ़ाऊंगी आपको। सिंधु घाटी सभ्यता जो है, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगी 5 सितंबर को, तब शुरू करूंगी। अभी आप लोगों को इतना कुछ समझ में आया कि नहीं, मुझे ही बता दो। आई होप आप लोगों को इतना अच्छे से, बहुत ही डिटेल में सब समझ में आ गया होगा। मैंने आपको पूरे हिस्ट्री के जो भी बेसिक्स थे वो बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर दिए, विथ टाइमलाइन, विथ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स जो हिस्ट्री में आगे इस्तेमाल होने वाले हैं। एक बार मैं आपको एक चीज और यहाँ पे बता देती हूँ। है ना, वो मैं आपको यहाँ पे ये बता रही थी बेसिकली कि हम लोग पढ़ने क्या क्या वाले है ना। एक बार ये समझ लो, अब एंशियंट में क्या पढ़ेंगे हम? एंशियंट, प्राचीन भारत में क्या पढ़ेंगे? प्राचीन इतिहास में, एंशियंट हिस्ट्री में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो देख लो। अब एंशियंट हिस्ट्री में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता। फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पे ऋग्वैदिक एज, वैदिक काल को पढ़ेंगे, ठीक है।
फिर अगर उसके बाद आप देखोगे कि भाई वैदिक काल के बाद हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, तो फिर यहाँ पे आ जाता है आपका महाजनपद। महाजनपद, ठीक है, दैट इज, चलो कोई बात नहीं, मैंने इस साइड हिंदी में लिख दिया महाजनपद। इन महाजनपद में से सबसे बड़ा जनपद जो था वो था आपका मगध। क्या था? मगध। तो फिर हम पढ़ेंगे मगध। अब मगध के कंटेम्प्ररी में ही, यहीं पे कंटेम्प्ररी मतलब मगध के बारे में जब हम पढ़ते हैं पूरी सिविलाइजेशन के बारे में, तब यहाँ पर एक आपका रिलीजियस रिफॉर्म चलता है, ठीक है, वो भी हम यहीं पे पढ़ेंगे साथ में। रिलीजियस रिफॉर्म, रिलीजियस रिफॉर्म मतलब कि धार्मिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलन है, इसको पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे आप 5th नंबर पे देखोगे तो मगध के बाद आपके यहाँ पे आ जाते हैं मौर्य। मौर्य में जिसमें हम चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, अशोक, इन सबकी कहानी को पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे फिर मौर्य को, फिर मौर्यकालीन को पढ़ेंगे। मौर्यकालीन को पढ़ने के बाद आप यहाँ पे देखोगे फिर हम पढ़ेंगे पोस्ट मौर्य। किसको पढ़ेंगे? पोस्ट मौर्य को पढ़ेंगे। पोस्ट मौर्य आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको भी बता देती हूं। पोस्ट मौर्य मतलब कि मौर्य उत्तरकालीन। अब ये जो पोस्ट मौर्य इसलिए बोलते हैं, देखो मौर्य बहुत बड़ा साम्राज्य था। एक और छोटा सा डिफरेंस बता देती हूँ कि एक आपका होता है बेसिकली हम लोग जनरली, एक होता है आपका एम्पायर और एक होता है किंगडम, दोनों में डिफरेंस होता है। एम्पायर का मतलब होता है जो एक बहुत बड़े एरिया में एक्सपैंड हो, जैसे कि मौर्य एम्पायर। लेकिन किंगडम मतलब होता है एक छोटी सी जगह में जो फैला हुआ हो, जिसका एक राजा होता है, उसे हम किंगडम कहते हैं। तो मौर्य एम्पायर जो था वो पैन इंडिया था, मतलब पूरे भारत में फैला हुआ था, इसलिए हम इसको एम्पायर बोलते हैं। पोस्ट मौर्य इसलिए बोला गया है हमने क्योंकि मौर्य साम्राज्य का जब पतन हुआ था उसके बाद हमें बहुत सारे किंगडम जो हैं वो भारत में देखने को मिले थे, जिसमें से मैं आपको बता दे रही हूँ। यहाँ पर जनरली आप देखोगे तो यहाँ पे नदन इंडिया में, उत्तर भारत में, नदन में, उत्तर भारत में हमें यहाँ पे देखने को मिले थे शुंग, शुंग प्लस आप यहाँ पे बोल सकते हो कण्व, ठीक है। इन ये अलग अलग स्कैटर हो गए थे, मतलब अलग अलग विभाजित हो गए थे। और यहाँ पे आप दक्षिण भारत में मतलब कि साउथ में हमें यहाँ देखने को मिले थे सातवाहन, और प्लस आपकी यहाँ पे चलेगी संगमेज, संगम। तो ये सारे के सारे मतलब कंटेम्प्ररी हैं, ऊपर ये चल रहे हैं, नीचे ये चल रहे हैं, और ये सब मौर्य के बाद पोस्ट मौर्य में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये आपका ये रहेगा एक। तो फिर उसके बाद पोस्ट मौर्य के बाद यहाँ पर 7th नंबर में हम यहाँ पे और क्या पढ़ने वाले हैं। फिर मौर्य के बाद आपके आ जाते हैं गुप्त एज। गुप्तों के बारे में पढ़ेंगे, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, द्वितीय विक्रमादित्य, श्रीगुप्त, घटोत्कच, इनके बारे में। गुप्त एज के बाद गुप्त एज का पतन होता है तो फिर से यहाँ पे शुरू हो जाता है पोस्ट गुप्त एज, है ना, मतलब कि गुप्त उत्तर काल। समझ में आया कि नहीं? गुप्त मतलब ये गुप्त काल था। इसके बाद हम यहाँ पे पढ़ेंगे गुप्त उत्तर काल, पोस्ट गुप्त एज। अब पोस्ट गुप्त एज में आप यहाँ पे किसके बारे में पढ़ते हो, तो इसमें भी और छोटे छोटी डायनेस्टीज हैं, उसके बारे में आप लोग यहाँ पे पढ़ोगे। फिर यहाँ पे आपको मैं पढ़ाऊंगी मिडिवल, मध्यकालीन भारत में, मध्यकालीन, दैट इज आपकी मिडिवल। मिडिवल में आपको क्या पढ़ाऊंगी मैं, मिडिवल में आपको क्या पढ़ाऊंगी, तो मिडिवल में आप सभी को पता है कि भाई किस तरीके से आए थे। तो बेसिकली इसमें हम पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत में यहाँ पे आप देखोगे कि जब मोहम्मद बिन तुगलक आए थे तो उसी टाइम पे विजयनगर एम्पायर का यहाँ पे शुरुआत हो जाती है, मतलब कि रीजनल किंगडम्स यहाँ शुरू हो जाते हैं। तो विजयनगर एम्पायर के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। फिर विजयनगर एम्पायर के बाद आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे बहमनी किंगडम है, वो भी आ जाएगा। अभी आप नाम सुन लो, आपको अभी नए नए नाम लग रहे होंगे, तो यहाँ पे आपको क्या कहते, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, बट टेंशन नहीं लो, है ना। फिर उसके बाद विजयनगर हो गया, बहमनी हो गया, फिर आपका आ जाएगा मुगल साम्राज्य। क्या आ जाएगा? मुगल्स। फिर आप लोग पढ़ोगे डिक्लाइन ऑफ मुगल्स, मुगल्स का किस तरीके से डिक्लाइन हुआ, क्योंकि मुगल के बाद जो है बेसिकली लेटर मुगल आते हैं। मुगल भी 2 फेस में डिवाइडेड है, मुगल्स और फिर आपके लेटर मुगल।
तो ये हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्टली मिडाइवल में। तो मिडीवल में बहुत ही कम टॉपिक्स हैं, बस मेनली आपका एक तो दिल्ली सल्तनत है और दूसरा आपके मुगल्स हैं, दो आपके मेनली है जहाँ से हम ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। तो मिडीवल बहुत छोटा सा पोर्शन है। फिर उसके बाद आप लोगों को मॉडर्न में मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ वो एक बार आप लोग नज़र डालेंगे। मॉडर्न में हम पढ़ने वाले हैं अराइवल ऑफ ब्रिटिश, मतलब कि अराइवल ऑफ ब्रिटिश मतलब कि अंग्रेज़ों का आगमन किस तरीके से हुआ, फिर उनके साथ वॉर किस तरीके से हुए, फिर उनका एक्सपेंशन, उन्होंने एक्सपेंशन किस लिए किया, किस तरीके से एक्सपेंशन किया। एक्सपेंशन के बाद 1857 का रिवोल्ट, 1857 रिवोल्ट के बाद फिर आपका मॉडरेट्स चालू हो जाता है। मॉडरेट्स के बाद फिर आपका एक्सट्रीमिस्ट का जो फेस है वो पढ़ेंगे हम। फिर एक्सट्रीमिस्ट के फेस के बाद गांधी जी की एंट्री होती है, तो फिर आते हैं आपके गांधी जी, और लास्ट में फिर आपकी भारत को मिल जाती है आज़ादी। इस तरीके से हम हिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में हम हिस्ट्री को इसी तरीके से पढ़ेंगे। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम अब किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। आई होप आप लोगों को ये सारा का सारा जो भी चीज़ें हैं ये सब समझ में आ गई होंगी। ओके तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस तरीके से पढ़ने वाले हैं एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न। थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू दे दिया, हालांकि शुरू कुछ किया नहीं, नेक्स्ट क्लास से शुरू करूंगी। आज सिर्फ बेसिक्स की क्लास थी, बेसिक्स में भी मैंने आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं। तो आई होप आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो गया होगा। इस क्लास को मैं यहीं एंड करती हूँ। कुछ आप लोगों को अगर डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज आई विल एंड दिस क्लास। क्लासेस डेली रहेंगी, टाइम टेबल आपको मिल जाएगा, नोट्स कैसे चेक होंगे, आंसर्स कैसे चेक होंगे वो सब बता देंगे, सब बता देंगे। जब क्वेश्चन दूंगी तो आंसर्स भी चेक करूंगी, है ना। देखो पीपीटी आपको समझनी है, मैंने आपको फिर बोला आप लोगों को रोज आंसर राइटिंग करनी है। मेन फोकस आपका आंसर राइटिंग होना चाहिए। मतलब मेंस में आप किसी से हारो नहीं, आप लोगों को हरा दो। तो भी पीपीटी पे इतना ध्यान मत दो, जो समझा रही हूँ वो समझो और उसकी आंसर राइटिंग करो। बहुत अच्छी आपको अभी से गाइड कर रही हूँ, आंसर राइटिंग पहले दिन से शुरू कर देना। जो जो समझा उसकी आंसर राइटिंग शुरू, क्वेश्चन दे दूंगी मैं, ठीक है। पीपीटी हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश आप मत ध्यान दो। स्टैंडर्ड बुक्स आती हैं, पढ़ते तो सब बच्चे उसी से, बस आप यहाँ पढ़ने पे ध्यान दो कि पढ़ा क्या रही हूं मैं। क्वेश्चंस जो भी आप वो पूछो बढ़िया तरीके से, ठीक है। बाकी आपका जो भी है मैम, नेक्स्ट प्री कब तक एक्सपेक्टेड है, वो अगले साल जनवरी फरवरी में 2024 में हो जाएगा। क्लासेस जो हैं वो क्लासेस जो हैं वो आपको बता दी जाएंगी। मोस्ट प्रोबेबली 5 सितंबर से क्लासेस जो हैं लगेंगी। अभी आपकी सारी के सारे हर टीचर्स की यहाँ पे डेमो क्लासेस रहेंगी, ठीक है। चलो ठीक है, तो आप लोगों के काफ़ी सारे डाउट्स हैं, डाउट्स जो है मुझे पता है आप लोगों के ख़त्म नहीं होने वाले हैं। अब यहाँ पर मैं क्लास को एंड कर रही हूँ, क्योंकि कंटिन्यूसली देखो आते ही जा रहे हैं। येस, आप सबसे मैं 5 सितंबर को मिलूंगी, है ना। सो जब तक ऑल ऑफ यू टेक केयर, बाय बाय। ओके, सो लेट्स एंड दिस क्लास। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए, अच्छे से आप लोग अपनी तैयारी करिए। मैं आपसे 5 सितंबर को मिलती हूँ। थैंक यू एवरीवन।